हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है झा सर एकेडमी की इस इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़ में। आज हम कवर करने वाले हैं रमेश सिंह बुक का जो चैप्टर नंबर 7 है, इन्फ्लेशन और बिजनेस साइकिल। जो चैप्टर है वो हम कवर करेंगे, पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे और जो भी हमारा मटेरियल होगा वो बायलिंगुअल मटेरियल होगा हमारा, ठीक है। और बुक जो हमारी है वो 12th एडिशन मतलब लेटेस्ट एडिशन में से हम ये चैप्टर कवर करने वाले हैं। जो एडिशन अब नहीं है उसमें कुछ चीज़ें ऐड होती जाती है, ठीक है। इसलिए हम लेटेस्ट वाली बुक को रिफ़र करेंगे आज, ठीक है। चलिए, इन्फ्लेशन क्या है? एक आम आदमी के लिए मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन एक मूल्य वृद्धि है। हम रोज रोज बोलते हैं ना कि इन्फ्लेशन बढ़ा, तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि महंगाई थोड़ी बड़ी है। इसका मतलब हमारे हमारे जो लेमैन है मतलब आम आदमी है उसके लिए इन्फ्लेशन एक मूल्य वृद्धि है, ठीक है। लेकिन इसमें कई पहलू होते हैं, ठीक है। आम आदमी को ये पता नहीं होता, इसके कई डायमेंशन होते हैं, ठीक है। ये इन्फ्लेशन एक डे टू डे रोज़मर्रा की चर्चा का एक विषय है, ठीक है। और अगर ये इन्फ्लेशन में अगली टर्न आ जाए मतलब कोई बड़ा मतलब बदसूरत मोड़ आ जाए तो ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस तक बढ़ सकता है, जैसे कि जो वेनेजुएला में हुआ था, चिली में हुआ था, ये सब जो होता है। अगर इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो इसमें एक अगली टर्न आ सकता है और मतलब पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकता है, ठीक है।
हमने देखा है कि गवर्नमेंट्स जो होती है, मतलब पूरे की पूरी जो जो सरकार है उसकी सत्ता बेदखल हो गई है आज। कई कई ऐसे घटनाएं घटी है इन्फ्लेशन के कारण ही, ठीक है। चलिए, अब डेवलप्ड इकोनॉमी में ऐसा नहीं है, ये जो मैंने बोला ना कि गवर्नमेंट्स और थ्रो हो जाती हो रही है सब, ठीक है। डेवलप्ड इकोनॉमी में इतना ज़्यादा तो मतलब इफेक्ट नहीं आता है, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, वहाँ इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, लेकिन उनको भी मुद्रास्फीति का बाहर तो झेलना ही पड़ना है, झेलना ही पड़ता है, ठीक है। टोल लेती है, उनकी इकोनॉमी पे भी थोड़ा असर तो दिखाती ही है, ठीक है। चलिए, अभी इसकी सामान्य परिभाषा देखते हैं हम, जो मुद्रास्फीति की जो वर्ल्ड वाइड जो सामान्य भाषाएं चलती है कि जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस में राइज होना, मतलब एक सामान्य स्तर में वृद्धि होना, ओवरऑल वृद्धि होना, ठीक है। सस्टेन्ड राइज मतलब लगातार वृद्धि सामान्य स्तर में, ठीक है। परसिस्टेंट इंक्रीज मतलब कंटिन्यूअस इंक्रीज, मतलब लगातार जो बढ़ती रहती है, ठीक है, पीरियोडिक टाइम पे, इस तरह से, ठीक है। और जो जनरल लेवल और प्राइस इन इकोनॉमी जो है सस्टेन्ड ओवर टाइम, मतलब एक समय के साथ बनी रहती है लगातार, ठीक है। और जो राइजिंग प्राइस अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड मतलब जो भी पूरा का पूरा जो कमोडिटी का मार्केट है उसमें सारी कमोडिटी को लेकर जो एक हम बास्केट बोलते हैं उसको हम बोर्ड बोलेंगे, इसमें वृद्धि होती है, मतलब इकोनॉमी में एक ओवरऑल प्राइस का मतलब इंक्रीज होता है, इसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। ये कुछ मतलब कुछ मोस्ट कॉमन जो है जो डेफिनेशंस थी इन्फ्लेशन की, ये देखी हमने, ठीक है। आप इसमें से कोई भी डेफिनेशन मेंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब प्राइजेस अगर कोई एक चीज़ की बढ़े, ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमी तो सही चल रही है, लेकिन कोई एक चीज़ की प्राइस बढ़े, जैसे कि कोई एक फूड आइटम की, एप्पल की प्राइस बढ़ गई हमारी कंट्री में, एप्पल हो गए 1000 रुपये के 1 किलो, ठीक है। कल 100 रुपये के 1 किलो थे, आज हो गए 1000 रुपये के 1 किलो, लेकिन बाकी सब जो कमोडिटीज़ है वो वैसी की वैसी है, तो उसको हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति नहीं गिनेंगे। इन्फ्लेशन तभी होता है जब मोस्ट गुड्स मतलब अधिकांश वस्तुओं की कीमतें जब बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कि मतलब मुद्रास्फीति एक ओवरऑल इकोनॉमिक फेनोमेनन है, ठीक है। तो उसमें जो भी अधिकांश चीज़ें हो उनकी कीमत अगर बढ़ती है तो भी हम तो ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं, वरना उसको हम मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन नहीं कह सकते, ठीक है। अब जब इसके विपरीत जब कोई मतलब जो इनके प्राइजेस में फॉल होता है, मतलब प्राइजेस कम होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। ये जो डिसइन्फ्लेशन मतलब ये था इन्फ्लेशन, और डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन कम होना, ठीक है, प्राइजेस कम होना। अब डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वैसे देखा जाए तो हम एक दोनों के अल्टरनेट में ऑप्शन में यूज़ करते हैं, लेकिन उन दोनों का वैसे एक स्पेसिफिक मीनिंग है। दो जो वर्ड है वो दोनों डिफरेंट जो कंडीशंस है उसमें यूज़ किए जाते हैं। डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या है, गुड्स जो भी गुड है उनकी जो मतलब डिसइन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा है। हमारी डिसइन्फ्लेशन से क्या होता है कि ओवरऑल जो प्राइस होती है वो कम होती है, ठीक है। तो लोग अच्छी तरह से उसको बाय कर सकते हैं, लोगों की लाइफस्टाइल थोड़ी अच्छी होती है क्योंकि वो परचेस कर सकते हैं, उनका परचेजिंग पावर थोड़ा बढ़ता है, ठीक है। डिफ्लेशन में क्या होता है, डिफ्लेशन से ये होता है कि मतलब ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा क्यों नहीं है कि डिफ्लेशन से क्या होता है, हमारी कंट्री में स्लो डाउन आ जाता है, ठीक है। डिमांड नहीं रहती हमारी कंट्री में, ठीक है। इससे क्या होता है, लिक्विडिटी भी नहीं रहती इकोनॉमी में, ठीक है। लोग ज़्यादा परचेज नहीं करते, तो डिफ्लेशन ये क्या है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो हमारी कंट्री के लिए अच्छी नहीं है, मतलब कोई भी इकोनॉमी के लिए ये स्थिति डिफ्लेशन की अच्छी नहीं है, ठीक है। अब जो रेट जो होता है इन्फ्लेशन का, वो दो बेसिस पे दो जो प्राइस इंडेक्सेस है हमारे कंट्री में उसके तौर पे मेजर किया जाता है। पहला है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको हम WPI भी बोलते हैं, और दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो जिसको हम CPI भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी ये याद रखते हैं कि ये WPI और CPI पे मतलब मेजर किया जाता है, ठीक है। अब प्राइस इंडेक्स क्या है, ये जो प्राइस इंडेक्स दो है ना, PI होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये क्या है कि एवरेज लेवल ऑफ प्राइस जो मार्केट में है उसका एक मेजर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई पर्टिकुलर गुड्स का जो पर्टिकुलर कोई कमोडिटी है उसका एक सिंगल कमोडिटी का प्राइस नहीं बताता, मतलब ये जो मार्केट में ओवरऑल प्राइस है सबका एवरेज प्राइस वो बताता है, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट जनरली क्या है कि इन्फ्लेशन रेट को परसेंटेज में भी गिना जाता है, जो हम बोलते हैं ना 5.7% या 5%, 6%, इस तरह से। लेकिन इन्फ्लेशन को अंकों में भी दिखाया जा सकता है कि जो डिजिट्स होते हैं उसमें, जनरली तो परसेंटेज में गिना जाता है, लेकिन उसको हम डिजिट्स में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए, इन्फ्लेशन पॉइंट टू पॉइंट, बिंदु दर बिंदु मापा जाता है, मतलब अगर आज 1 जनवरी है तो 1 जनवरी 2021 से 2022 तक इसको नापा जाएगा, ठीक है। January 1 to January 1
2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, ठीक है। अब इसको ऐसा नहीं करेंगे कि जनवरी 1 टू दिसंबर 31, ऐसे नहीं, ठीक है। कंसेक्यूटिव पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है जिस तारीख से शुरू किया था इस एक साल की, दूसरे साल उसी तारीख तक जाके खत्म होगा, ठीक है। वीकली रेट भी इन्फ्लेशन का नापा जाता है। जनरली क्या होता है कि लास्ट डे ऑफ वीक जो फ्राइडे गिना जाता है, ठीक है, उसके 5 PM तक का ये पॉइंट टू पॉइंट रहता है जो इन्फ्लेशन का मेजर होता है वो, ठीक है। चलिए, इन्फ्लेशन होता क्यों है, ठीक है। इन्फ्लेशन इसलिए होता है, मतलब इन्फ्लेशन के कई रीज़न होते हैं, जैसे मैंने शुरू में बोला ना कि आम आदमी के लिए तो इन्फ्लेशन का प्राइस बढ़ना एक ऐसा ही होता है, लेकिन जो इसके रीजंस होते हैं वो बहुत डायनामिक होते हैं, मतलब बदलते रहते हैं। कई रीज़न होते हैं इसके, ये एक कॉम्प्लेक्स वेब होता है रीजंस का, कारण इसके गतिशील होते हैं, ठीक है। इसको हम रीजंस देखने के लिए 2 कंडीशंस में हम डिवाइड करेंगे कि प्री 1970s और पोस्ट 1970s, मतलब 1970 के पूर्व के दशक के जो कारण थे वो, और 1970 के बाद के जो जो कारण थे वो। उसके बाद क्या हुआ था कि एक मॉनेटरिस्टिक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का राइज हुआ था, मतलब वो एक एस्टेब्लिश हुई थी स्कूल, मतलब एक आइडियोलॉजी होगी, ठीक है। चलिए, अब प्री 1970s के पहले जो इन्फ्लेशन के रीजंस थे वो मैं बताता हूँ। पहला था डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल का मतलब क्या होता है कि डिमांड जब बढ़ जाती, मोटे मोटे तौर पे ये कहूँगा कि डिमांड जब बढ़ती है तो क्या होता है कि जो सप्लाई होती है वो पूरी नहीं हो पाती। इससे क्या होता है कि जो मतलब टोटल जो कमोडिटीज है उनकी प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है। ये मैं अब आपको इसमें समझाता हूँ। जो मांग और आपूर्ति होती है उसके बीच एक ताल में मिसमैच हो जाता है, ठीक है, कि जो मांग है वो बढ़ गई लेकिन जो आपूर्ति है वो नहीं हो सकी, ठीक है, और अच्छी तरह से नहीं हो सकी, सप्लाई नहीं हुई, इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है। इससे क्या होता है कि कीमतें होती है वो बढ़ती है, ठीक है। ये एक केनेजियन आइडिया है, जो केन्स थे वो इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, उनका आइडिया है, ठीक है। जो केनियजियन वो सजेस्ट क्या करते हैं कि स्पेंडिंग में कट कर दे गवर्नमेंट, जो हम मेजर लेती है ना गवर्नमेंट लिक्विडिटी कम करने का, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे जो एक्सेस डिमांड है इकोनॉमी में जो, ठीक है, वो कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। जो डिमांड थी, जो हमारी जो इन्फ्लेशन का रीजन बनी थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, ठीक है। गवर्नमेंट जो टैक्स बढ़ा देगी और जो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर है वो कम कर देगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि डिमांड कम हो जाएगी और फिर से इकोनॉमी कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरा कारण होता है कॉस्ट पुश। पहला था डिमांड पुल, डिमांड थी जो वो खींच रही थी प्राइसेस को अपने आप, ठीक है। अब था कॉस्ट पुश, कॉस्ट जो होगी, लागत जो होगी वो धक्का देगी किसको, ओवरऑल प्राइसेस को, ठीक है। इंक्रीज इन, मतलब जो रॉ मटेरियल और वेजेस का इंक्रीज होता है, ठीक है, उनसे क्या होता है कि प्राइस का हाइक होता है, मतलब प्राइस बढ़ता है, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट ओवरऑल बढ़ जाता है जब रॉ मटेरियल और वेजेस में जब इंक्रीज होगा तब, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो ओवरऑल प्राइसेस होती है वो बढ़ जाती है। ये डिमांड के कारण नहीं होता, ये मतलब कॉस्ट जो बढ़ती है, मतलब इसमें ये इंटरडिपेंडेंट भी होता है कि लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे वेजेस की तो वेजेस भी बढ़ाने पड़ेंगे इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। इस तरह से ये इंटरडिपेंडेंट होता है कॉस्ट पुश और डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। अब केनेजियन स्कूल क्या सजेस्ट करती है ऐसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कि जो प्राइजेस और इनकम हो तो उनको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। और मॉरल सुएशन अपना चाहिए, लोगों को मतलब नैतिक दबाव डालना चाहिए कि आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें, ठीक है। और जो ट्रेड यूनियन की मोनोपोलीज है उनको कंट्रोल करना चाहिए। ट्रेड यूनियन की मोनोपोली जब बढ़ जाए तो वो क्या करेंगे कि वो इंडस्ट्रीज पे और जो भी इंस्टीट्यूशंस हो उन पे प्रेशर बनाएंगे कि आप लोगों के हमारे जो 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 भी ट्रेड होता है, ठीक है, उनका मतलब अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आप गवर्नमेंट को वो बोलते हैं कि आप अपने टैक्सेस कम करो, इससे उनके प्रॉफिट बढ़ सकते हैं वो। और ट्रेड यूनियन क्या और क्या करेंगे, वो कमोडिटीज़ की प्राइस भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इन तरह की जो ट्रेड यूनियन की मोनोपोली होती है इनको कम करना चाहिए, ठीक है। और बेसिकली ये क्या है मूल रूप से कि जो जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो क्या है, वो जो जो पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, हायर वेजेस जो डिमांड होते थे जो ट्रेड यूनियंस के द्वारा, ठीक है, जो अपने जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए हायर वेजेस डिमांड किए जाते थे पहले के ज़माने में, ठीक है। तो तब कोई अच्छी सी पॉलिसीज़ नहीं थी, लेबर लॉज नहीं थे, ठीक है। तो इन तरह से क्या होता था कि हायर वेजेस के डिमांड के कारण क्या होता था कि कंपनीज को अपनी कमोडिटीज़ की ओवरऑल प्राइस भी बढ़ानी पड़ती थी, उनको प्रोडक्शन महंगा पड़ता था, ठीक है। ये पहले के ज़माने का कारण थे, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश, ठीक है। अब आते हैं पोस्ट 1970s, उसमें कारण तो यही रहेंगे, मतलब मोटे मोटे कारण तो यही रहेंगे, डिमांड पुल फैक्टर्स यही रहेंगे, कारण थोड़े
बदल जाएंगे। अब मॉनेटरिस्टिक स्कूल का जो उद्भव हुआ था, ठीक है, मॉनेटरिस्टिक स्कूल मतलब ये मनी के बारे में सब सोचता है, ये क्रिएशन ऑफ मनी इन इकोनॉमी, जो मनी का क्रिएशन होता है ना इकोनॉमी में, मतलब गवर्नमेंट अगर स्पेंड करेगी ज़्यादा तो इससे मनी क्रिएट होगा इकोनॉमी में, ठीक है, मतलब ये मनी का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन उसके कंसेप्ट पे ये एक स्कूल चलता है, ठीक है। अब डिमांडफुल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि अगर जब लोगों के पास एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर आ जाता है कंज्यूमर के पास, ठीक है, और प्रोडक्शन लेवल सेम रहता है, तब क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई में एक मिसमैच क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल प्राइस होता है वो बढ़ता है कमोडिटीज का, ठीक है। अब जब जो 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 ये क्या, ये केस क्या है कि ये एक्स्ट्रा मनी जो क्रिएट हुआ और जो इक्विवेलेंट क्रिएशन नहीं हुआ, मतलब जो जो प्रोडक्शन सप्लाई जो भी लोगों को चाहिए, जो जो भी कमोडिटीज वो बाय करने वाले हैं वो उनके पास अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसका उदाहरण ये हुआ, मतलब इसका मोटे मोटे तौर पे मतलब ये हुआ कि टू मच मनी तो है लोगों के पास लेकिन आउटपुट नहीं है इकोनॉमी में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अल्टीमेट सोर्स होता है जो डिमांड पुल का, ठीक है, मतलब डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड खींचती है प्राइस को। इसका डिमांड पुल का ऐसा मतलब ये हुआ कि डिमांड जो होती है पुल करती है प्राइस को, ठीक है। चलिए, ये डिमांड क्यों हुई, यहाँ पे डिमांड क्यों आई, मैंने जैसे आपको बोला कि परचेजिंग पावर लोगों का बढ़ जाता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका, ठीक है, और प्रोडक्शन वहीं का वहीं रहता है उसी लेवल पे, इसलिए क्या होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। अब कोस्ट पुश इन्फ्लेशन लेंगे, पोस्ट 1970s की बात है, ठीक है। अब कोस्ट पुश क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसे मैंने बोला ना कि ये इंटरडिपेंडेंट होता है कोस्ट पुश और डिमांड पुल, ठीक है, ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दोनों पे इफेक्ट लाते हैं एक साइमल्टेनियसली, ठीक है। मतलब इन्फ्लेशन जब होता है, जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कब होगा कि जो जो एक्सेसिव क्रिएशन ऑफ मनी होता है उससे क्या होता है कि मनी फ्लो बढ़ जाता है इकोनॉमी में, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो जो प्रोडक्शन होगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है, लोग डिमांड करने लगेंगे, जैसे मैंने बोला डिमांड पूल में क्या होता है कि जो जो लोग डिमांड करने लगेंगे, ठीक है, लेकिन उस वक्त उनके पास प्रोडक्शन इतना नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि प्रोडक्शन में ज़्यादा वृद्धि होती है क्योंकि डिमांड तो बढ़ गई है, उसके ठीक कुछ समय बाद जो प्रोडक्शन भी बढ़ने लगेगा, ठीक है। तब क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ने के कारण एक्सेसिव क्रिएशन ऑफ मनी था, उसके कारण प्रोडक्शन की ओवरऑल लागत में बढ़ोतरी होगी, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। चलिए, अब जो मॉनेटरिस्ट के मुद्दे मतलब मुद्रावादियों जो मॉनेटरी स्कूल था उनके लिए क्या है कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो हमारी कंट्री के लिए अच्छा है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हम कुछ लेवल के प्रोडक्शन से अगर जो 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 प्रोडक्शन कम हो जाए तो अच्छा नहीं है, कुछ लेवल के प्रोडक्शन से अगर ज़्यादा भी हो जाए तो भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर ज़्यादा क्रिएशन हो गया मनी का इकोनॉमी में प्रोडक्शन के सामने तो क्या होगा, वो जो इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। चलिए, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिमांड हो जाएगी ज़्यादा और मतलब जो 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 प्रोडक्शन होगा वो इतना नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जैसे मैंने बताया नहीं कि उसके बाद प्रोडक्शन भी बढ़ा जाएगा लेकिन उसके कारण भी ओवरऑल प्रोडक्शन में मतलब प्राइसेस में वृद्धि होगी, ठीक है। चलिए, अब मुद्रास्फीति को कैसे हम कम कर सकते हैं, चेक मतलब कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं, ठीक है। पहला आता है डिमांड साइड मेजर्स, मतलब जिस डिमांड की साइड पे हम कुछ मतलब उपाय को अपनाएं, ठीक है, जैसे कि कंज्यूमर को अपील करें, उपभोक्ताओं से अपील की जाए कि आप ये लेना रहने दो, आप ये लेना रहने दो, ठीक है, एक मोरल सुएशन हम बोल सकते हैं। लेकिन ये जनरली फेल होता है। ऐसा क्यों होता है कि जब लोगों के पास पैसा होता है तब वो जनरली स्पेंड करना ही चाहते हैं, वो उनको मतलब लग्जरी भी चाहिए किसी को, मतलब ठीक है, इस तरह से लोग स्पेंडिंग तो करते ही है। मतलब ये जो पहला जो मेजर है वो जनरली फेल हो जाता है, लोग ऐसे तो नहीं मानेंगे, ठीक है। अब दूसरा होता है गवर्नमेंट जो एक्शन लेती है, टाइम मनी का फ्लो होता है जो इकोनॉमी में उसको टाइट कर देती है। जैसे कि आपको मैंने बताया ना था कि एनसीईआरटी की सीरीज में हमारे आया है कि जो कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देती है, ठीक है, जो जो मतलब बैंकों में से लोन लेने के लिए कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा तो क्या होगा, उनको लोन कम मिलेंगी, ठीक है, मतलब इकोनॉमी में लोन का डिस्बर्समेंट बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, सीआरआर बढ़ाएगा, रेपो रेट बढ़ाएगा और रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगा। ये सब जो गवर्नमेंट आरबीआई होती है वो एक्शंस लेती है, उससे क्या होता है कि जो मनी का फ्लो होता है, लिक्विडिटी वो कम होती है, ठीक है। लेकिन ये जो मूव है ना, ये जो एक्शन है गवर्नमेंट का, वो एसेंशियल आइटम के लिए यूज़ नहीं होता, मतलब इसके लिए ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सपोज एसेंशियल आइटम में क्या क्या आता है कि जो फूड की आइटम्स होती है, ठीक है, ये इनसे अगर पोटैटो है, ओनियंस है, उनको बाय करने के लिए आप बैंक से लोन तो नहीं लेने वाले,
ठीक है। तो जो वो अपने आप आपके पास पैसे होंगे उससे ही लेंगे, ठीक है। तो ये जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनके उनके लिए ये काम नहीं करता। गवर्नमेंट का जो मनी टाइट करने का जो मतलब लिक्विडिटी कम करने का जो एक्शन है वो एसेंशियल आइटम्स के लिए काम नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो अगर मैं आपको बोलूँ कि होम लोन है, ठीक है, कार लोन है, इन सब के बारे में आप सोचे तो उनके लिए ये मूव काम करेगा, क्योंकि आपके जो वो लोन लेंगे वो बैंक में से ही लेंगे आप, ठीक है। और बैंकों के पास कम पैसा रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है CRR बढ़ाने की और रेपो रेट बढ़ाने की, ठीक है, इससे बैंकों के पास भी कम पैसा होगा। तो मतलब इस तरह से जब आप लोन लेंगे तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा लोन का, ठीक है। इस तरह से एसेंशियल आइटम्स में ऐसा नहीं काम करेगा, ठीक है। अब सप्लाई साइड मेजर्स आते हैं। सप्लाई साइड में क्या करेंगे कि सप्लाई साइड में प्रॉब्लम क्या होता है कि प्रोडक्शन कम होता है, तो क्या करेंगे प्रोडक्शन को बढ़ाए, ठीक है। लेकिन ये इतना ईजी नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन शॉर्ट टर्म में हम नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी, मशीनों की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, मैन पावर को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्ट भी अगर टाइम पे नहीं आए, कोई किसी देश से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवाया है हमने तो वो भी टाइम पे नहीं आया, तो ये भी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। मतलब सप्लाई साइड जो मेजर्स है वो शॉर्ट टर्म के लिए इतने अच्छे से काम नहीं करते, ठीक है। अब बाद में आते हैं कॉस्ट साइड मेजर्स, ठीक है। इसमें जो लागत पक्ष के उपाय है, जो कॉस्ट होती है एक कोई भी प्रोडक्ट की, उस पे को किस तरह के हम मेजर्स अपना सकते हैं वो बताते हैं कि उसमें 2 वेराइटी होते हैं स्टेप्स, ठीक है। जो टैक्सेस हो उनको कम कर देना, ठीक है। मतलब लॉन्ग रन में और शॉर्ट टर्म में तो टैक्सेस कम कर सकती है गवर्नमेंट। लॉन्ग रन में क्या है कि प्रोडक्शन ही एक अच्छा उपाय है, मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाना, जो पीछे में हमने बताया ना था कि ये प्रोडक्शन बढ़ाना वो शॉर्ट टर्म के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना एक मेजर है। और कॉस्ट में जो क्या है कि जो टैक्सेस है वो कम कर देना। टैक्सेस कम हो गए उससे क्या होगा कि जो जो फाइनल गुड्स है उनका प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इन्फ्लेशन के टाइप आते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ये पूछा जाता है इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा आपका, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं आपकी प्रीलिम्स में, तो इस पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लो इन्फ्लेशन पहला होता है, लो इन्फ्लेशन। अब लो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, ये स्लो होता है, मतलब धीमा इन्फ्लेशन होता है, इसका आंकड़ा कम रहता है, ठीक है। मतलब कोई 3-4% इन्फ्लेशन हुआ, ठीक है, मतलब ये प्रेडिक्टेबल रहता है 3-4% का, ये स्लो है, ठीक है। स्मॉल और ग्रेजुअल है, मतलब आज 4 है कल 6 महीने के बाद थोड़ा 4.5 हुआ, ठीक है। इस तरह से ये स्लो है, धीमे धीमे चलता है और प्रेडिक्टेबल भी है। गवर्नमेंट इसको प्रेडिक्ट कर सकते, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जो भी है, RBI होती है, वो इसको प्रेडिक्ट कर सकती है, अनुमानित कर सकती है, ठीक है। चलिए अब लो इन्फ्लेशन क्या होता है कि लॉन्गर पीरियड में, जो लॉन्गर पीरियड में होती है, उसकी जो प्रेजेंस होती है वो लंबी अवधि में होती है, ठीक है। लो इन्फ्लेशन की अगर आज 3% है हमारी कंट्री का, मतलब उदाहरण दे रहा हूँ कि आज 3% है हमारी कंट्री का जो लो इन्फ्लेशन है, वो कल मतलब 1 साल के बाद वो 3.2% ही रहेगा, ठीक है। मतलब ये लो होगा और लॉन्गर पीरियड में होगा, ठीक है, और सिंगल डिजिट में होता है, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि 50% लो इन्फ्लेशन, ऐसे नहीं होता। मतलब ये 3-4%, 5-6% ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। इसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, मतलब रेंगने वाला, ये धीमे धीमे चलता है, ठीक है। क्रीप बोलते हैं ना, वो धीमे धीमे, ठीक है। इसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। आप ये याद रखिएगा, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। ये जो भी अल्टरनेट नेम्स होते हैं ना, वो इकोनॉमिक्स मतलब कोई भी सब्जेक्ट में UPSC को ये बहुत पसंद रहता है, ये आपको पूछ लेगा। आपको बेज इफेक्ट भी पूछा था, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब याद रखना है, मतलब ये जो ऑल्सो कोल्ड वाला होता है ना कि इसको इसके नाम से भी बोला जाता है वो, ठीक है। अब दूसरा है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग का मतलब वेरी हाई इन्फ्लेशन, जो बढ़ता ही जाता है, ठीक है। डबल डिजिट में और ट्रिपल डिजिट में चलता है, ठीक है। जो चिली और अर्जेंटीना और USSR के टूटने के बाद जो उसमें इन्फ्लेशन हुआ था, ठीक है, हम जब देखते हैं कि 200% इन्फ्लेशन, 300% इन्फ्लेशन, ठीक है, ये सब जो होता है, ठीक है, ये उनके उदाहरण है। जो चिली और अर्जेंटीना में जो गवर्नमेंट का फ्लॉल हो जाता है, ठीक है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट गिर जाती है। जो क्रूड मतलब वेनेजुएला में हुआ था, क्रूड प्राइसेस के ऊपर, ठीक है। तो ये सब जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, सरपट मुद्रास्फीति कहते हैं हम, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। चलिए ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन, स्लो इन्फ्लेशन, इन सब का आपको MCQ पूछा जा सकता है कि कौन कितना बड़ा है, ठीक है, मतलब किसका वैल्यू कितने से बड़ा होगा, ठीक है। ये सब आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में भी, ठीक है। इसको हम होपिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, ठीक है।
होपिंग इन्फ्लेशन, जंपिंग इन्फ्लेशन एंड रनिंग और रन अवे इन्फ्लेशन, क्योंकि ये बढ़ता ही जाता है, ठीक है, इसलिए ये सब नाम इसे दिए गए हैं कि होपिंग और जंपिंग और रनिंग और रन अवे, क्योंकि ये चलता ही जाता है और बढ़ता ही जाता है, इतना बड़ा होता है, ठीक है। चलिए अब तीसरा आता है हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें क्या है कि बहुत ही लार्ज और एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, ये मिलियंस और ट्रिलियंस में इसका रेट हो सकता है, ठीक है, जैसे कि जर्मनी हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब जर्मनी में हुआ था ये, ठीक है। अब जिम्बाब्वे में भी ऐसा हुआ था, जिम्बाब्वे की करेंसी को मतलब जिम्बाब्वे की करेंसी ना के बराबर हो गई थी, ठीक है, तब हुआ था जिम्बाब्वे में ऐसा, ठीक है। चलिए ये जो इसकी रेंज होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, ठीक है, मतलब मिलियंस और ट्रिलियंस में, जैसे मैंने बोला ना, ये जो जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन से उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, जो इंक्रीज होता है प्राइजेस में, और जो भी मतलब ओवरऑल ये शॉर्ट स्पान में बहुत ही ज़्यादा प्राइजेस होता है, ओवरनाइट प्राइजेस रातों रात कीमतें बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए इसका नाम है हाइपर इन्फ्लेशन। चलिए अब अदर वेरिएशन हम देखते हैं, वेरिएंट्स हम बोलते हैं कि जो बोटल नेक इन्फ्लेशन है वो सब, ठीक है। बोटल नेक का क्या है? बोटल नेक मतलब एक तरह की अड़चन हम बोल सकते हैं, ठीक है। सप्लाई जब फुल हो जाती है, सप्लाई जब बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है, डिमांड ऐसी ही रहती है, ठीक है। आज अगर कोई कमोडिटी, मतलब आज मैं आपको बोलूँ कि आज लैपटॉप की जो डिमांड है वो 100 रुपीज़ है, सॉरी 100 लैपटॉप्स की डिमांड है कंट्री में आज, ठीक है, और जो सप्लाई है लैपटॉप की वो 80 लैपटॉप से गिर के 10 हो गई, ठीक है, मतलब आज सिर्फ 10 लैपटॉप ही मिले, तो ये सप्लाई जो हो गई वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गई ना, तो तब होगा बोटल नेक इन्फ्लेशन, अड़चन आ गई सप्लाई के, जो सप्लाई थी वो उसमें अड़चन आ गई, ठीक है। तो ये एक तरह की ये सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है, जब सप्लाई साइड में हर्डल्स आ जाते हैं। अगर लैपटॉप की कंपनी ने जो वर्कर्स थे उन्होंने जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग के वर्कर्स थे उन्होंने कह दिया कि हम कल से काम पे नहीं आएंगे, आप वेजेस ना बढ़ाए तब तक, ठीक है, और कोई हाजार्ड हो गया लैपटॉप की कंपनी में, मतलब कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, मिसमैनेजमेंट हो गया, ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि ऐसी अड़चनों के कारण बोटलनेक इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, ठीक है, और इसको हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। फिर से एक जो नाम आया वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसको हम डिमांड पुल कैटेगरी में रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें प्राइस क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो कैटेगरी है, जो सप्लाई है वो कम हो गई, जो डिमांड है वो बढ़ गई, ठीक है, मतलब रिलेटिव डिमांड तो बढ़ गई ना, डिमांड ऐसे तो ऐसे ही रही, ठीक है, लेकिन रिलेटिवली ये पहले के हिसाब से बढ़ गई, ठीक है, तो इसको हम डिमांड पुल कैटेगरी के इन्फ्लेशन में भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा आता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन एक कंसेप्ट है जिसमें सर्विस और गुड्स का इंक्लूजन और एक्सक्लूजन किया जाता है, ठीक है, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते वक्त। जो वेस्टर्न इकोनॉमिक्स है, मतलब जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, ठीक है, उनमें क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन कैसे गिना जाता है कि ऑल गुड्स और सर्विस को गिना जाता है, लेकिन एनर्जी और फूड जो है, जो ठीक है, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है उसमें से, ठीक है, तब जो जाके मिलता है, तब जो जाके जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा मिलता है उसको हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन, मूल मुद्रास्फीति, ठीक है। अब इंडिया में इसका उपयोग हुआ था 2001 के जो साल था उसमें हुआ था, लेकिन ये इंडिया में ये इन्फ्लेशन एनालिसिस एक तरह से सूटेबल नहीं है, अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में क्या है कि जो प्राइजेस है वो फूड आर्टिकल्स पे और एनर्जी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। जो वेस्टर्नर्स कंट्री तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, ठीक है, तो वो एक्सक्लूड कर सकते हैं, हम ये एक्सक्लूड नहीं कर सकते। फूड आर्टिकल्स और एनर्जी जो है, मतलब जो इन्फ्लेशन में से एक्सक्लूड करते हैं, वो हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कंट्री में जो प्राइजेस है वो मोटे मोटे तौर पर फूड आर्टिकल्स और एनर्जी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, इसलिए हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। अब 2015-16 के बाद से एक नया कोर इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है इंडिया में, जो फूड, फ्यूल और लाइट ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को एक्सक्लूड करता है, ठीक है। चलिए, मतलब ये थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है हमारी कंट्री में, ठीक है। अब हम अन्य टर्म्स के बारे में भी जानते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप हम जानेंगे पहले, मुद्रास्फीति का जो गैप रहता है उसको खाई, ठीक है, वो देखते हैं कि जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है अपनी नेशनल इनकम से ऊपर, मतलब फिस्कल डेफिसिट जो हम बोलते हैं, उसको इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट के पास आज इनकम हुई 80 रुपये की, लेकिन गवर्नमेंट ने स्पेंड कर दिए 100 रुपये, तो इसका मतलब जो बाकी के 20 रुपये है ना, वो हुआ इन्फ्लेशनरी गैप और फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। ये इसका कारण क्या है, गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है? गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, फिर भी वो ऐसा क्यों करेगी कि वो ज़्यादा कंट्री में स्पेंड करे? इसका कारण क्या है कि उसको प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना है। प्रोडक्शन से क्या होगा कि जो
जो एक्स्ट्रा क्रिएशन ऑफ मनी होगा उससे क्या होगा कि जो प्राइस होगा वो बढ़ेगा, ठीक है, और कंट्री में ओवरऑल लिक्विडिटी भी बढ़ेगी और लोगों की लाइफस्टाइल भी अच्छी होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। इसलिए इन्फ्लेशनरी गैप को अपनाया जाता है, ठीक है। चलिए, मतलब आपको समझ में है कि जो प्रोडक्शन होगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है, उससे क्या होगा कि लोग भी ज़्यादा अच्छे से परचेस करने लगेंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। चलिए, अब डिफ्लेशनरी गैप हम बोलते हैं, जो वो पहले था इन्फ्लेशनरी गैप, अब आया डिफ्लेशनरी गैप। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी जो इनकम है उससे कम स्पेंड करती है, जिसको हम बोलते हैं फिस्कल सरप्लस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो कंट्री है उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, डिमांड के हिसाब से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक जनरल स्लो डाउन आता है कंट्री में, ठीक है, क्योंकि डिमांड तो बढ़ नहीं रही है, डिमांड तो कम ही है, ठीक है। डिमांड जब कम होगी ना, ये सब डिमांड का ही खेल है, डिमांड जब कम हो जाएगी ना तब क्या होगा कि कंट्री में जो मनी का सर्कुलेशन है वो बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा लेकिन डिमांड नहीं है, तो लोग बेच नहीं पाएंगे, जो भी प्रोड्यूसर्स है जो वो बेच नहीं पाएंगे, ठीक है। जो गवर्नमेंट होती है वो कम स्पेंड करती है, तब ऐसा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट गैप भी बोलते हैं, मतलब जो आउटपुट गैप जो होता है जो उसके रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, अब दूसरा आता है इन्फ्लेशन टैक्स, तीसरा आता है इन्फ्लेशन टैक्स। इन्फ्लेशन टैक्स का क्या मतलब है कि ये एक तरह का कंसेप्ट है। इन्फ्लेशन टैक्स क्या है कि जो इन्फ्लेशन से क्या होता है, आपकी मनी का जो मूल्य होता है वो कम होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ा लेकिन आज 100 रुपये की जितनी परचेजिंग पावर है वो कल नहीं रहेगी। इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो गवर्नमेंट को ना इनकम होती है, एक तरह से देखा जाए तब गवर्नमेंट को इनकम होती है, क्योंकि आपकी मनी का जो वैल्यू कम हुआ वो गवर्नमेंट को एक तरह से टैक्स के रूप में मिल गया। ये एक ऐसा कंसेप्ट होता है, ठीक है। ये आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप मोटे मोटे तौर पे ये समझ सकते हैं कि ये इन्फ्लेशन टैक्स जो होता है ये इस तरह से काम करता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब आपकी मनी का जो परचेजिंग पावर होता है वो कम होता है और इससे गवर्नमेंट को इनकम होती है। ये एक इनकम होती है गवर्नमेंट को, ठीक है। ये एक गवर्नमेंट की इनकम के तौर पे काम करता है, ठीक है, इन्फ्लेशन टैक्स जो है, ठीक है। मतलब जो आपकी जो करेंसी थी उसका जो भी मूल्य कम हो गया ना इन्फ्लेशन के कारण, जो परचेजिंग पावर है, तो जो जितना कम हुआ वो इसको हम इन्फ्लेशन टैक्स बोलेंगे। ये एक टैक्स की तरह काम करता है। अब आया इन्फ्लेशन स्पाइरल, ठीक है। एक स्पाइरल मतलब एक सिचुएशन है इसमें, ठीक है, जो वेजिस और प्राइजेस का इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इसका कारण एक स्पाइरल क्रिएट होता है इन्फ्लेशनरी सिचुएशन का, इसको हम इन्फ्लेशन स्पाइरल बोलते हैं। इसमें वेज और प्राइजेस पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जब वेजिस होते हैं, जो कीमत मजदूरी होती है वो कीमतों में वृद्धि करती है, ठीक है, और कीमतें होती है वो मजदूरी को ऊपर खींचती है, ठीक है। जो मतलब जब 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 वेजेस बढ़ेंगे किसी भी एम्प्लॉय के, ठीक है, तब वो क्या करेगा कि ज़्यादा चीज़ें बाय करने की सोचेगा। अब जैसे ज़्यादा चीज़ें बाय करेगा वो, इससे क्या होगा कि प्राइस अप हुई ना, ठीक है। जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ती है वैसे वैसे प्राइजेस अप होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे प्राइजेस अप हुई तो लोग ज़्यादा वेजेस डिमांड करेंगे, ठीक है। एक साइकिल क्रिएट होती है, जो वेजेस बढ़े तो बाइंग भी बढ़ा और मतलब लोगों की खरीद बढ़ गई, और खरीद बढ़ जाएंगी तब प्राइजेस भी बढ़ जाएगी, और जैसे प्राइजेस बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा इनकम की मांग करेंगे, ज़्यादा वेजेस को मांग करेंगे, ठीक है, वेजेस भी पूल करेंगे, तो ये एक साइकिल क्रिएट होती है, ये एक स्पाइरल होता है, ठीक है, इसको हम स्पाइरल बोल सकते हैं, ठीक है। अब वो जो यूएस में 1935 में जब जो इन्फ्लेशन हुआ था वो भी एक कारण था, ये इन्फ्लेशन स्पाइरल उसका एक कारण था, ठीक है, ये एक उदाहरण है इसका। अब इनकम अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट अकाउंटिंग है, ये एक टर्म है कॉर्पोरेट प्रॉफिट अकाउंट के एरिया की, ठीक है, उसका फील्ड की, ठीक है। अब क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन होता है उससे क्या होता है कि कंट्री मतलब जो 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 फॉर्म्स होती है, कंपनीज होती है, उनकी जो इनकम होती है ना, रियल इनकम, वो बढ़ जाती है, बढ़ के आती है। जो अकाउंटिंग होता है ना उसमें जितनी भी नॉमिनल इनकम होती है उससे जो रियल इनकम होती है वो बढ़ के आती है, ठीक है, उसमें इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो प्रॉफिट गिनते हैं कंपनी अपनी, ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि इन्फ्लेशन की इफेक्ट को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। एडजस्ट होने के बाद क्या होता है कि उनकी इनकम बढ़ के आती है जब इन्फ्लेशन को उसमें एडजस्ट होगा तब। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ठीक है, मुद्रास्फीति लेखांकन, ठीक है। ये जो पूरी इफेक्ट
जो जब कैलकुलेशन होती है ना किसी भी फॉर्म की, उसमें जो इन्फ्लेशन जो करंट लेवल है उसका एक एडजस्टमेंट किया जाता है प्रॉफिट में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी इनकम अकाउंटिंग, ठीक है। अब आता है इन्फ्लेशन प्रीमियम, मुद्रास्फीति प्रीमियम। इससे इसका मतलब क्या है कि जो इन्फ्लेशन से क्या होता है कि बोरोवर को फायदा होता है, लोन जब होती है ना वो चीप होती है, थोड़ी चीप हो जाती है, ठीक है। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तब क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए जो भी रेशियोज होंगे और बैंकों के, और ठीक है उसको कम कर देगी ताकि बैंक ज़्यादा लोन दे पाए, ठीक है। तो लोन क्या करेगी, जो बोरोवर है उसको लोन सस्ती पड़ेगी, ठीक है। तो इससे जो भी ज़्यादा उसको प्रीमियम मिलेगा ओवरऑल, ठीक है, पूरी गिनती में, तो उसको बोलेंगे हम इन्फ्लेशन प्रीमियम, ठीक है। जो बैंक चार्ज करती है लेंडिंग पे उसको हम बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और वो रियल कॉस्ट नहीं बताता बोरोइंग की, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन अभी एडजस्ट नहीं किया गया है, ठीक है। जब रियल कॉस्ट हमें अगर जाननी हो कि जो बोरोवर पे करेगा उसके लोन पे, ठीक है, जो नॉमिनल रेट होता है वो इन्फ्लेशन के इफेक्ट के ऊपर एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो रियल इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है, वो तब जाके जो मतलब जो रियल इंटरेस्ट रेट होगा वो हमें मिलेगा कब, जब हम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को एडजस्ट करेंगे इन्फ्लेशन के हिसाब से। अब क्या होता है कि रियल इंटरेस्ट जो होता है वो ऑलवेज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से कम होता है, ठीक है। तो मतलब सस्ती हुई ना लोन ओवरऑल देखा जाए तो, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जब इन्फ्लेशन होता है तो तब जब इन्फ्लेशन होता है तो ये जो नॉमिनल रेट और रियल रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, इसको ही हम बोलते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम, ठीक है। मतलब लोन सस्ती होती है तो प्रीमियम ज़्यादा रहता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम जो फिलिप्स कर्व आता है इकोनॉमिक्स में उसकी। ये फिलिप्स कर्व जो होता है वो कई बार पूछा भी जा चुका है, जो हमारी प्रीलिम्स है उसमें भी, और जो मेंस है उसमें भी आंसर राइटिंग में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये फिलिप्स कर्व क्या है कि जो रिलेशनशिप है ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच जो रिलेशनशिप है उसको मतलब जो दिखाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट इस फिलिप्स कर्व के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच एक ट्रेड ऑफ होता है, मतलब एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, ठीक है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे जो 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 अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो कम होगा, ठीक है। और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़े, जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होगा वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इस तरह से ये इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है। लोअर द इन्फ्लेशन हायर द अनएम्प्लॉयमेंट, हायर द इन्फ्लेशन लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये फिलिप्स कर्व है, इसमें देखिए ये कर्व ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन रेट रहता है और एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, ठीक है। इसमें मतलब जो देखिए ये अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन जैसे कम हुआ वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई, ठीक है। इस तरह से इसका एक इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है, ठीक है। चलिए अब आती है बात रिफ्लेशन की। रिफ्लेशन का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने की, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जो गवर्नमेंट डिलिबरेटली लाती है। गवर्नमेंट कोई कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट करती है इकोनॉमी में जिससे जो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो और जो डिमांड है वो बढ़े, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेशन, ठीक है। जो इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट क्या करती है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, टैक्स कम कर देती है, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट होती है इनको कम कर देती है ताकि क्या हो कि लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा आए। ये एक रिफ्लेशन की स्थिति है, मतलब ठीक है कि गवर्नमेंट लोगों के पास ज़्यादा पैसा आए ऐसा कुछ एक्शंस लेती है। इस स्थिति को हम रिफ्लेशन बोलते हैं। इसका प्राइमरी एम क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम करना और जो डिमांड है, जो ठीक है इकोनॉमी में डिमांड है वो उसको बढ़ाना, ठीक है। चलिए अब रिफ्लेशन को हम एक और जो अलग दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, ठीक है। जब क्या होता है कि जब रिसेशन में से जब कोई कंट्री बाहर निकल रही हो धीमे धीमे, रिसेशन कैसे बोलते हैं, जब लो इन्फ्लेशन हो, ठीक है, इन्फ्लेशन कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो, डिमांड भी कम हो, ठीक है, तो इसी स्थिति को हम बोलते हैं रिसेशन, ठीक है। तब क्या होता है कि गवर्नमेंट होता है जो कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस लेती है तब इको रिवाइव करने के लिए रिसेशन में से, ठीक है। और जो तो तब क्या होता है, ये मतलब रिसेशन में से बाहर आ रही है इकोनॉमी, ठीक है, अभी बाहर ही आ रही है, तब क्या होता है शॉर्ट टर्म के लिए जो सर्टेन जो गुड्स है टेम्पररी इंक्रीज हो जाता है उनके प्राइस में, सडन हाइक आता है प्राइसेस में, ठीक है। तो ये जो प्राइस है उसको हम रिफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी स्थिति को भी हम रिफ्लेशन बोलते हैं। जो पहले था
वो भी एक सिचुएशन थी कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा हो, इसको भी ऐसी एक सिचुएशन को भी हम रिफ्लेशन बोलते हैं। और जो ये दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसको भी हम रिफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है, कि जो टेम्पररी इंक्रीज ऑफ प्राइस होगा, लोग ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे क्योंकि उनके पास में ज़्यादा पैसा आएगा गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी के डिसीजन के बाद, ठीक है, इस तरह से। अब बात है स्टेगफ्लेशन, ये मुद्रास्फीति जनित मंदी कहते हैं हम इसको। उसमें क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन और जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना बहुत ही हायर होता है, ठीक है, दोनों साथ में बढ़ते हैं। ये फिलिप्स कर्व से विपरीत है, ठीक है। फिलिप्स कर्व में क्या था कि एक बढ़ता है तो एक कम होता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये कॉन्ट्ररी टू कन्वेंशनल बिलीफ है, मतलब पारंपरिक धारणा के विपरीत है ये, ठीक है। अब जब स्टेग्नेशन की साइकिल से इकोनॉमी पसार हो रही हो, मतलब जब लो एग्रीगेट डिमांड हो, ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए डिमांड बहुत ही कम हो, ठीक है, और प्रोडक्टिव कैपेसिटी के हिसाब से जो भी हमारी डिमांड हो वो बहुत लंबे समय तक कम रहे, ठीक है, जब गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को सफल करने वाली हो, और जो मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करने वाली हो गवर्नमेंट रिवाइव करने के लिए, तब एक टेम्पररी प्राइस राइज हो जाता है। जो इकोनॉमी जो कुछ वस्तुएं होती है उसमें अचानक और अस्थायी मूल्य वृद्धि देखी जा सकती है, ठीक है। ये हायर इन्फ्लेशन का एक उदाहरण है, ठीक है। और जब इन्फ्लेशन ये इस तरह का इन्फ्लेशन जब होता है, मतलब ये टेम्पररी जो इन्फ्लेशन हुआ प्राइस राइज जब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण, तब जो इन्फ्लेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्टेगफ्लेशन, ठीक है। ये स्टेगनेंट इन्फ्लेशन है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये हायर इन्फ्लेशन और हायर ग्रोथ का जो कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण लोगों में डिमांड भी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन भी हो गया है अचानक, क्योंकि डिमांड भी बढ़ रही है, ठीक है। चलिए, मतलब ये दोनों कंबाइंड होते हैं, हायर ग्रोथ और हायर इन्फ्लेशन, ठीक है। चलिए, अब आता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये एक प्रोसेस होता है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है? मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। अब ये मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब एक टारगेट बनाना है इन्फ्लेशन का, कि हमारी कंट्री में कितना इन्फ्लेशन रहना चाहिए, उससे ज़्यादा भी ना रहना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट को पॉलिसीज फ्रेम करनी पड़ेंगी, आरबीआई को कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेंगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है। ये एक रेंज तय करता है इन्फ्लेशन के लिए। जो कंट्री होता है वो अपनी इकोनॉमी के लिए रेंज तय करता है कि इस रेंज में जो इन्फ्लेशन होना चाहिए वो रहना चाहिए, ठीक है। अब ये करता कौन है? सेंट्रल बैंक। जो इकोनॉमी की हो, जो किसी भी इकोनॉमी में जो सेंट्रल बैंक होती है, ठीक है, वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का प्रोसेस करती है। ये एक मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन कंट्री में रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज 5% इन्फ्लेशन हो, अगले साल 10% हो गया, ऐसा नहीं। मोटे मोटे तौर पे ये स्टेबल रहना चाहिए, ठीक है, किसी भी रेंज में। कि हमारी कंट्री में चल रहा है कि 2 से 6% जो है, जो रेंज, वो ठीक होती है हमारी कंट्री में। इससे क्या होता है कि इकोनॉमी स्टेबल रहती है, इन्फ्लेशन स्टेबल रहता है, ठीक है। चलिए, इंडिया में क्या हुआ कि जो इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग का प्रोसेस था वो 2015 से शुरू किया गया, ठीक है। उससे पहले ये नहीं था, ये 2015 से ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग शुरू किया गया, ठीक है। और गवर्नमेंट और आरबीआई ने इसके लिए एक एग्रीमेंट भी साइन किया। मतलब अब क्या था कि आरबीआई को मतलब एक तरह से गोल दे दिया गया कि आपको इसके दायरे में रहकर जो भी पॉलिसी बनानी है वो आपको बनाना है, ठीक है। इससे पहले ये 2015 के पहले उर्जित पटेल कमेटी ने भी ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी को अपनाया जाए ऐसी एक एडवाइस दी थी 2014 में, ठीक है। उसके बाद ही शायद ये ऐसा किया गया हो, ऐसा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने 2015 में ऐसा एक्शन लिया। सबसे पहला देश जो था इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कंसेप्ट लाने वाला वो था न्यूजीलैंड 1989 में। ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कंसेप्ट लाके इंडिया ने क्या किया कि जो ये कंट्रीज है, यूके, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान, कोरिया, ठीक है, इन कंट्रीज के ग्रुप में इंडिया अब शामिल हो गया है। कि इन कंट्रीज के साथ साथ हमारी कंट्री में भी इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो फ्रेमवर्क है वो हमारी कंट्री में भी, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमारी कंट्री में इंक्लूडेड है, ठीक है। इन सभी कंट्री में भी इंक्लूडेड है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, और हमारी कंट्री में भी इंक्लूडेड है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है। चलिए, अब आता है स्क्यूफ्लेशन, ठीक है। तिरछापन हम कहते हैं, तिरछा जो इन्फ्लेशन होता है उसको, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये आपको पूछा जा सकता है, एक मतलब जो एक क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू के रूप में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है।
जो हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि एक ओवरऑल प्राइस राइज होती है, सिर्फ किसी एक कमोडिटी में नहीं, ओवरऑल सभी जो कमोडिटी, मोटे मोटे तौर पे अधिकांश कमोडिटी में जब प्राइस राइज हो तब हम इन्फ्लेशन बोलेंगे। अब स्क्यूफ्लेशन का मतलब क्या है कि कोई स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज हो, ठीक है, मतलब कोई क्लोथिंग की अगर पूरा ग्रुप हो, ठीक है, क्लोथिंग का, अपैरल्स का पूरा ग्रुप हो, उसमें एक सेक्टर में बहुत ही ज्यादा प्राइस बढ़ गई, तो ये क्या हुआ कि ये स्क्यूफ्लेशन का एक कंसेप्ट है, ठीक है, मतलब ये स्क्यूफ्लेशन का एक इवेंट हो गया कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कमोडिटी है उसकी प्राइस बढ़ी, ना कि सभी कमोडिटी की, ठीक है। अब स्क्यूफ्लेशन एक नई टर्म है, मतलब ये मतलब पहले नहीं थी पुराने जमाने में, ये एक नई टर्म है आज की नई इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। ये एक थर्ड कैटेगरी है प्राइस राइज की, ठीक है। चलिए अब आता है जीडीपी डिफ्लेटर, इसका जो इन्फ्लेशन के कैलकुलेट करने में बड़ा रोल होता है, ठीक है। अब जीडीपी का क्या होता है कि करंट प्राइस जो होता है जीडीपी का, ठीक है, और जो कांस्टेंट प्राइस होता है उसका रेशियो होता है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। इसका जो रेशियो हम, जैसे मैंने जो फॉर्मूला होता है वो कि जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का डिवीजन होता है, उसके साथ जो 100 होता है वो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, मतलब जीडीपी डिफ्लेटर परसेंटेज में काउंट किया जाता है, ठीक है। चलिए ये शो क्या, मतलब ये इसका मतलब क्या है, ये दिखाता क्या है कि जो वैल्यू ऑफ जीडीपी है, जो जीडीपी की जो वैल्यू है वो इन्फ्लेशन इंक्रीज होने के कारण जीडीपी की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई दो पीरियड के बीच, ठीक है, कि बेस ईयर है और करंट ईयर, उन पीरियड के बीच इन्फ्लेशन के कारण जीडीपी में कितनी बढ़ोतरी हुई ये बताता है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। ये इसीलिए मेजर ऑफ इन्फ्लेशन के तौर पे यूज होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी बोलते हैं, ये आप याद रखना, ये पूछा जा सकता है जो प्रीलिम्स है उसमें, ठीक है। एक बार फिर से समझाता हूँ कि ये जो आधार वर्ष है, मतलब बेस ईयर है, और चालू वर्ष जो करंट ईयर है, उसकी मुद्दा उन दोनों साल के बीच मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण जो जीडीपी है उसके मूल्य में कितनी वृद्धि हुई ये बताता है, ठीक है। मतलब जीडीपी डिफ्लेटर इन्फ्लेशन के लिए मेजर के तौर पे यूज होता है क्योंकि वो डिपेंडेंट है उस पर, ठीक है, इसलिए। अब इस डिफ्लेटर में क्या है, सभी गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है उसमें सर्विसेज को काउंट नहीं किया जाता, ठीक है, इस तरह से। सॉरी, जो सीपीआई होता है उसमें जो सर्विसेज होता है वो काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। इस तरह से जो डिफ्लेटर होता है उसमें जीडीपी डिफ्लेटर होता है, उसमें सभी गुड्स और सर्विसेज जो कंट्री में प्रोड्यूस हुए उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाता है, इसीलिए हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव मेजर भी बोलते हैं कि इन्फ्लेशन के लिए ये अधिक व्यापक उपाय के रूप में देखा जाता है इसको, ठीक है। अब आता है बेस इफेक्ट, ये पूछा गया था आपको प्रीलिम्स में, ठीक है, प्रीलिम्स में एमसीक्यू के तौर पे आ गया था, बेस इफेक्ट क्या होता है ऐसा। इसका क्या है कि पिछले वर्ष में मूल्य स्तर में वृद्धि के प्रभाव को चालू वर्ष के जो मूल्य के स्तरों में जो वृद्धि हुई उसको संदर्भित करता है, ठीक है। ये जो पिछले ईयर की जो वृद्धि हुई और इसी साल में इस करंट ईयर में वृद्धि हुई, इसका पिछले साल की वृद्धि का इसके साल की वृद्धि में क्या इफेक्ट पड़ा ये बताता है। मैं आपको कैलकुलेशन के बाद, मतलब ये परसेंटेज में देखा जाता है, आपको मैं आगे दिखाऊंगा एग्जांपल देके, ठीक है। ये अभी इसमें सीखते हैं कि अब जो प्राइस इंडेक्स होता है, जो प्राइस इंडेक्स जो रहता है वो बढ़ता है, हाई रेट पे बढ़ता है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली वो बढ़ता रहता है, ठीक है। कांस्टेंट रेट पे अगर बढ़ता है तो क्या होता है कि सक्सेसिव ईयर्स में जो इन्फ्लेशन का रेट होता है वो कम होगा, ठीक है। अब मैं आपको मतलब ये दिखाऊंगा आगे कि अगर एब्सोल्यूट प्राइस, जब प्राइस इंडेक्स का बढ़ता है तो क्या होता है कि रिलेटिवली लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन आगे के सालों में दिखे जाते हैं, ठीक है। और जब जो प्राइस इंडेक्स होता है वो राइज तो होता है, ठीक है, एक हायर रेट पे जब राइज होता है ना ये प्राइस इंडेक्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, तब क्या होता है इन्फ्लेशन रेट ज्यादा दिखाता है। और जब प्राइस इंडेक्स जो हमारे जो करंट ईयर होता है उसमें क्या होता है, जब एब्सोल्यूट इंक्रीज ज्यादा होता है तब लोअर इन्फ्लेशन रहता है। ये मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि देखिए प्राइस इंडेक्स बढ़ा 100 से 120, ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स को हम देखें कि इसमें परसेंटेज बढ़ोतरी कितनी हुई, ठीक है, ये बेस ईयर है, ठीक है, ये बेस ईयर है, ठीक है। अब परसेंटेज बढ़ोतरी कितनी हुई 20%, ठीक है, 2008 में 20% और बाद में 140 हुआ, ठीक है। तो
तो इसके हिसाब से परसेंटेज बढ़ोतरी कितनी हुई, 16.67%, ठीक है। लेकिन अगर बेस ईयर के हिसाब से देखें तो कितनी हुई, 40%, ठीक है। आया ना डिफरेंस, बेस इफेक्ट इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बेस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये कॉन्स्टेंटली बढ़ा जा रहा है प्राइस इंडेक्स, लेकिन इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा दिखा रहा है। मतलब ये बेस ईयर से हम अगर काउंट करते हैं इस इन्फ्लेशन को, ठीक है, इस इन्फ्लेशन को हम बेस ईयर से काउंट करते हैं, ये जो बढ़ोतरी हुई उसको, तो इन्फ्लेशन भी ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन हम प्रीवियस ईयर को ही, प्रीवियस ईयर के कंपेयर में इन्फ्लेशन जब मेजर करेंगे सेम लेवल ऑफ प्राइस राइज पे, तब वो कम होता जाएगा, ठीक है। देखा आपने। अब जब इसमें 20 का बढ़ोतरी हुई और इसको हम इसके हिसाब से कंपेयर करेंगे तो 14.29% इन्फ्लेशन बढ़ा, इस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन इस बेस ईयर से देखा जाए तो वो 60% बढ़ा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बेस इफेक्ट, ठीक है। कि अगर जो प्रीवियस ईयर को ही हम इन्फ्लेशन के तौर पे देखें, प्रीवियस ईयर को ही रेफरेंस लेके देखें, तो वो कम रहेगा, इन्फ्लेशन जो होता है वो कम होता जाता है। जो सक्सेसिव ईयर होता है उसमें जो आंकड़ा आता है इन्फ्लेशन का बढ़ोतरी का, वो कम होता है, ठीक है। लेकिन हम बेस ईयर के हिसाब से देखें और कॉन्स्टेंटली प्राइस इंडेक्स बढ़ा जा रहा है, तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन होगा वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन का इंक्रीज होने का रेट होगा वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है वो हम देखते हैं। क्रेडिटर्स और डेप्टर्स को हम क्या है, जो लेंडर्स होते हैं वो सफर करते हैं और जो बोरोवर्स होते हैं उनको बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि बोरोवर्स जो होते हैं उनको लोन सस्ती पड़ती है, जो इंटरेस्ट होते हैं वो कम होंगे थोड़े, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट लिक्विडिटी बढ़ाना चाहेगी, ठीक है। अब लेंडिंग पे क्या इफेक्ट होगा कि जो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लेंडिंग जो इंस्टीट्यूशंस होता है उसमें प्रेशर आता है हायर लेंडिंग का, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है ना बैंकों को कि आप लोगों में ज्यादा पैसा बांटो, ठीक है, इस तरह से। अब एग्रीगेट डिमांड पे क्या असर पड़ता है कि जो राइजिंग इन्फ्लेशन होता है उसका मतलब ये होता है कि जो राइजिंग मतलब एग्रीगेट डिमांड है वो ज्यादा हो रही है, क्योंकि तभी तो बढ़ेगा ना इन्फ्लेशन, तभी तो बढ़ेगा, ठीक है। जो प्राइसेस होगी वो बढ़ने लगेगी, ठीक है, इस तरह से कि जो डिमांड होगी वो बढ़ेगी तब इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ठीक है, इस तरह से। और जो लोअर सप्लाई होती है वो इंडिकेट करती है, तभी तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि डिमांड भी हाई है और जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो कंज्यूमर की हाई है, ठीक है, और जो सप्लाई है वो कम है, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ता है। और इन्वेस्टमेंट में अगर अब क्या डिफेक्ट, इन्वेस्टमेंट में क्या आता है वो आपको दिखाता हूँ। इन्वेस्ट में जो इफेक्ट क्या होता है वो हम देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन होता है वो बूस्ट होता है, ठीक है, शॉर्ट रन में, ठीक है। बूस्ट क्यों होता है इन्वेस्टमेंट की जो हाई डिमांड होगी उससे क्या होगा कि हायर प्रोडक्शन शुरू होने लगेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और जब हाई इन्फ्लेशन होगा तब लोन की कीमतें कम होगी तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब सेविंग और होल्डिंग मनी, सेविंग पे क्या, सेविंग करने पर क्या इफेक्ट होता है कि होल्डिंग मनी एक अच्छा स्रोत नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या है, अगर आप मनी ज्यादा सेव करोगे तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन का रेट क्या होता है कि जो मतलब आपको इंटरेस्ट रेट बैंक का मिलेगा उसको ज्यादा नलीफाई करने लगेगा वो, ठीक है। आपको ज्यादा बेनिफिट इसका कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है तो सामने इन्फ्लेशन भी होता है जो आपकी जो करेंसी के परचेस पावर को कम करता है, ठीक है, इस तरह से। एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट होता है कि इन्फ्लेशन होता है वो बोथ फॉर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर को इफेक्ट करता है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दोनों को इफेक्ट करता है, ठीक है। जो कंजप्शन होता है हमारा, ठीक है, जो इन्फ्लेशन जब होता है तब कंजप्शन हमारा कम रहता है थोड़ा, ठीक है। जो गुड्स और सर्विसेज का कंजप्शन लेवल होता है, ठीक है, जो मतलब इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है प्राइसेस बढ़ जाती है, तब क्या होता है कि जो हमारा कंजप्शन होता है वो कम रहता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि जो लोन होती है उनका जो ओवरऑल जो लोन का प्राइस होता है वो कॉस्ट होती है वो कम रहती है, ठीक है। इस तरह से हम मतलब एक्सपेंडिचर जो होता है वो कम हो जाता है और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब टैक्स पे क्या होता है कि टैक्स पेयर सफर करते हैं, ठीक है, जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो उनको नुकसान भुगतना पड़ता है, ठीक है। ये नुकसान मतलब क्या होता है कि ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, ठीक है। आप ओवरऑल जब कैलकुलेट करेंगे तब ये आपको नुकसान दिखता है, ये शॉर्ट टर्म में ये नुकसान आपको नहीं दिखता, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स का क्या होता है कि वो जो वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स की, उसकी वैल्यू पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाया जाता है, ठीक है। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तब ये प्राइसेस होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है, तो टैक्स पेयर्स को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जब डायरेक्ट टैक्स होगा, ठीक है, वो भी टैक्स पेयर पे बर्डन बढ़ाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि जो टैक्स पेयर की जो ओवरऑल इनकम होती है वो अपर
स्लैब्स होते हैं इनकम के उसमें चली जाती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि आपकी इनकम जो होती है ना वो जब आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हो तब अभी आपकी इनकम बढ़ के आती है, ठीक है, आपकी इनकम इंक्रीज होके दिखती है। उससे क्या होता है कि आपकी इनकम जो है वो अपवर्ड स्लैब में दिखेगी। इससे क्या होगा कि ज़्यादा आपको इनका जो टैक्स होगा वो आपकी इनकम पे ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट क्रीप। ये जो फेनोमेना है इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट क्रीप, क्योंकि जो आपकी जो इनकम है उसकी नॉमिनल वैल्यू तो वैसे ही रहेगी, लेकिन जो रियल वैल्यू है उसकी वो बढ़ के आएगी। और जब वो बढ़ के आएगी तब जो आपकी जो इनकम है उसको अपवर्ड स्लैब्स होते हैं टैक्स के उसमें गिना जाएगा, ठीक है। और इससे आपका जो डायरेक्ट टैक्स है वो बढ़ के आएगा, ठीक है। तो इसको ये जो फेनोमेना है इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट क्रीप, ठीक है। अब एक्सचेंज रेट पे इसका जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट आता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो करेंसी होती है कंट्री की वो डिप्रिशिएट करती है, ठीक है। मतलब जो उसका जो मतलब आज डॉलर पे एक डॉलर पे 60 रुपये कीमत होगी, तो कल इन्फ्लेशन के कारण $60 के सामने 65 रुपीज़ हो जाएगा। मतलब कंट्री जो की इसकी जो करेंसी है उसका जो वैल्यू हुआ वो लॉस हो गया, ठीक है, ठीक है। मतलब कंट्री की जो करेंसी होती है वो उस डिप्रिशिएट हो जाती है, ठीक है। चलिए, अब इनकम पे क्या इसका डिपेंड होता है, इनकम पे क्या इसका इफेक्ट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कि जो इंडिविजुअल की और फॉर्म्स की इनकम होती है वो बढ़ के आती है। जैसे मैंने बोला है ना, इनकम की जब वो इंक्रीज होता है तो उसका नॉमिनल वैल्यू जो होता है इनकम का वो बढ़ जाता है, और रियल वैल्यू जो होता है वो सेम रहता है, ठीक है। जो नॉमिनल वैल्यू कब आता है कि जब हम जो इन्फ्लेशन की वैल्यू हम एडजस्ट कर लें इनकम में, तब मिलता है रियल में से नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। जब एक्सपोर्ट हो उसमें क्या होता है कि एक्सपोर्ट होता है वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस मिलती है, ठीक है, दुनिया भर में, ठीक है। मतलब क्यों होता है, क्योंकि करेंसी डिप्रिशिएट होती है हमारी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है जब वो कॉम्पिटिटिव होता है तब, ठीक है। और जो एक्सपोर्ट की प्राइस होती है वो भी डिक्रीज होती है। ऐसा क्योंकि हमारी कंट्री की करेंसी होती है वो कम मतलब डिप्रिशिएट होती है, ठीक है। और जो इनकम होती है वो हमारी कंट्री में ज़्यादा रहती है क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। इंपोर्ट में क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन होता है वो जो लोअर इंपोर्ट्स होता है जो, और ठीक है, मतलब जो हमारी कंट्री का जो इंपोर्ट हो जाता है उनको जो लोअर इंपोर्ट होता है और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होता है उसमें फ़ायदा रहता है, ठीक है। अब जो फॉरेन गुड्स से होता है ना वो कॉस्टली बन जाते हैं हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारी कंट्री में क्या होगा कि हमारी करेंसी तो डेप्रिशिएट कर जाएगी, ठीक है। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। लोअर इंपोर्ट्स हमें करने चाहिए, ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट थोड़ा कम होता है, ठीक है। चलिए, लेकिन एसेंशियल जो भी होती है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती है जैसे दवाई हो, ठीक है, इस तरह की कमोडिटीज़ होती है जो कि चाहिए ही चाहिए हमारी कंट्री को, उसमें इंपोर्ट उतना ही रहता है। तो उससे क्या होता है कि वो महंगी पड़ती है, ठीक है, जब इन्फ्लेशन हो तब, ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री की जो करेंसी होती है वो डिप्रिशिएट हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होगा कि ओवरऑल हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब ट्रेड बैलेंस में क्या इफेक्ट होती है, जब डेवलप्ड इकोनॉमी होती है तब ट्रेड बैलेंस फेवरेबल होता है। डेवलपिंग कंट्री होती है जो हमारी जैसे कि भारत, उसके लिए एक इन्फ्लेशन एक अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करता है, ठीक है। जब एम्प्लॉयमेंट के इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होता है, ये तो हमने फिलिप्स कर्व देखा, ठीक है, लेकिन वो फिलिप्स कर्व यूनिवर्सल नहीं है, वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके कई मतलब अलग अलग फॉर्म्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब ये एक डायनामिक रिलेशन होता है। फिलिप्स कर्व एक जनरलाइज्ड मैनर पे दिखाया गया है, ठीक है। मतलब एक इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट का डायनामिक सिचुएशन होता है, जैसे कि स्टैगफ्लेशन में दोनों हाई होते हैं, ठीक है, इस तरह से। इन्फ्लेशन से क्या होता है, हायर इन्फ्लेशन से जो शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, क्योंकि क्या होता है जो प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है, डिमांड हाई होने के कारण प्रोडक्शन भी अब बढ़ाना पड़ेगा, तो शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, न्यूट्रल हो जाती है ये, मतलब जितनी थी उतनी हो जाती है, नेगेटिव भी चलती है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। मतलब जब ये डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तब लोग फिर से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से लॉन्ग रन में ये नेगेटिव या न्यूट्रल हो सकती है, ठीक है। लोगों की मजदूरी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का, कि जो नॉमिनल वैल्यू है उनका वेजिस का, जो रियल वैल्यू तो उतना ही रहेगा, जो नॉमिनल वेजिस है उसको बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि जो इन्फ्लेशन का जो रेट है उससे एडजस्ट होगा ये जो रियल वैल्यू है, उसके बाद जो नॉमिनल वैल्यू मिलेगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और रियल वैल्यू उसके कंपेयर में कम होगा, मतलब गिरेगा, ठीक है। वैसा तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन उसके कंपेयर में देखा जाए नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से तो वो कम हो जाएगा, ठीक है।
तो इससे क्या है कि नेगेटिव मतलब ये एक नेगेटिव इन्फ्लेशन का ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि लोगों के परचेजिंग पावर को कम करता है और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है उसको भी कम करता है, ठीक है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों पे ये क्या इफेक्ट करता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों पे एक तरह का न्यूट्रलाइजिंग इम्पैक्ट है, मतलब उनको मोटे मोटे तौर पे नुकसान भी नहीं होता और प्रॉफिट भी नहीं होता, ठीक है। लॉन्ग रन पे उनको न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट लेता है, लेकिन शॉर्ट रन में उनको भी इफेक्ट करता है ये इन्फ्लेशन, मतलब उनको भी शॉर्ट रन में थोड़ा नुकसान तो रहता है, ठीक है। चलिए, ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि इसका एक पहलू ये है कि सस्टेन्ड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है, पर्टिकुलर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है, मतलब जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग में रेंज होती है, ठीक है, जो 2 से 6% की हमारी कंट्री में है, ठीक है, उसके अंदर जब इन्फ्लेशन रहता है एक इस लेवल का, तो वो हमारी कंट्री के लिए हेल्दी रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा कि अब इतना कंट्रोल इन्फ्लेशन एक डेवलपमेंट का एक रीजन भी है, डेवलपमेंट का एक प्री रिक्विजिट भी है, ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिक लेवल है, ये जो पर्टिकुलर लेवल है, उसको हम रेंज ऑफ इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। जो आरबीआई ने बताया ना कि जो 2 से 6% जो हमारी कंट्री में सीपीआई जो 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 मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, उसका जो 2 से 6% जो इन्फ्लेशन है वो हमारी कंट्री में कंफर्ट जोन के रूप में गिना जाता है 2015 से, ठीक। चलिए, अब इंडिया में देखते हैं इन्फ्लेशन का जो भी मतलब ट्रेंड और इंडिया में कैसे कैलकुलेट होता है वो सब, ठीक है। इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में 2 प्राइस इंडेक्स पे गिने जाते हैं, पहले मैंने बताया ना कि जो वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स होता है और जो दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। चलिए, अब होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि जो मैक्रो लेवल पॉलिसी मेकिंग होता है उसके लिए गिना जाता है, और सीपीआई इन्फ्लेशन जो होता है माइक्रो लेवल एनालिसिस पे गिना जाता है, ठीक है। चलिए, अब इन्फ्लेशन एट WPI मतलब जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो होता है वो सबसे पॉपुलर तरीका है, लेकिन हाल में तो 2015 के बाद इंडिया में सीपीआई के तौर पर गिना जाता है, लेकिन ये बहुत पॉपुलर था, ठीक है। ये जो मेथोडोलॉजी थी वो इंडिया में बहुत ही पॉपुलर था, ठीक है। इसको हम हेडलाइन इसके रेट पे जब इन्फ्लेशन गिना जाता है इसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। ये आपको पूछा जा सकता है, जो प्रीलिम्स है उसमें एक MCQ के तौर पे पूछा जा सकता है, ठीक है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है उसके हिसाब से उसके ऊपर ये इन्फ्लेशन गिना जाता है, ठीक है। ये एक इकोनॉमी का इन्फ्लेशन मतलब जो हमारी इकोनॉमी है उसमें इन्फ्लेशन को बताता है, ठीक है। इसमें क्या है कि WPI जैसे मैंने पहले बोला ना कि WPI सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता, ये सिर्फ प्राइमरी और टर्शियरी मतलब ये सेकेंडरी सेक्टर को ही इंक्लूड करता है। अब CPI का इन्फ्लेशन हम देखते हैं, ठीक है। जो कंज्यूमर होते हैं वो डायरेक्टली बाय किससे करते हैं, रिटेलर से, तब रिटेलर क्या करेगा, अपना भी प्रॉफिट उसमें ऐड करेगा, ठीक है। तो जो मतलब जो एंड कीमत होगी रिटेलर के पास से उसका होता है कंज्यूमर प्राइस हम बोलते हैं, ठीक है। और इस प्राइसेस पे हम जब इन्फ्लेशन गिनते हैं तो वो होता है इन्फ्लेशन एट CPI, ठीक है। तो जो रिटेल शॉप से जो इन्फ्लेशन जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, एंड में जो बढ़ाता है, ठीक है, जो इन्फ्लेशन एंड मतलब एंड प्राइसेस जो होती है, फाइनल प्राइसेस जो होती है, ठीक है, उस पर जो इन्फ्लेशन आता है वो एक्चुअल रिफ्लेक्शन होता है हमारी कंट्री का जो प्राइस मतलब जो कंट्री का जो इन्फ्लेशन का जो अगर जो भी कंडीशन होगा वो एक्चुअल रिफ्लेक्शन बताएगा, ये इन्फ्लेशन एट CPI है वो, ठीक है। अब इसके भी मतलब हमारी कंट्री में मतलब CPI में भी प्रकार रहते हैं, कई डिफरेंट CPI गिने जाते हैं। पहला होता है जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए होता है, ठीक है, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए होता है, जो भी मतलब उसमें क्या आता है कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, जिसमें बैंकों और एम्बेसीज के पर्सनल को नहीं गिना जाता है, जो ठीक है, वो इस इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए ये CPI गिना जाता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो, ठीक है। बाद में आता है UNME मतलब जो अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए गिना जाता है, जो डियरनेस अलाउंस होते हैं जो, ठीक है, लो एम्प्लॉयज़ के उनको गिनने के लिए वो तय करने के लिए CPI UNME गिना जाता है, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़। बाद में आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स, नाम से ही आपको पता चल जाता है कि ये एग्रीकल्चरल लेबर के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। वो उनका मिनिमम वेजेस को रिवाइज करने के लिए ये एक गिना जाता है, ठीक है। चलिए, अब बाद में आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द रूरल लेबर्स, ठीक है।
ये इसमें प्रॉब्लम क्या रहता है, उसमें ओवरलैप होता है किसके साथ, ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर है उनके साथ इसका ओवरलैप रहता है। क्यों? क्योंकि कोई एग्रीकल्चरल लेबर है वो आज एग्रीकल्चर में काम कर रहा हो, लेकिन जब एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तब क्या होगा कि वो जो कोई रूरल एरिया में कोई दूसरा काम करने लगेगा। ठीक है, तो ये इसमें ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम रहता है। 2011 के बाद 11-12 के बाद क्या हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने नए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस बाहर निकाले, मतलब एस्टेब्लिश किए कि जो सीपीआई रूरल मार्केट का जो है, सीपीआई यू मतलब अर्बन मार्केट का जो है, और उनको कंबाइंड करते एक मतलब नेशनल सीपीआई, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई सी भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सी जो होता है वो कंबाइंड होता है, कंबाइंड के लिए लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब इन्फ्लेशन का मतलब जो मतलब हमारी कंट्री में ट्रेंड रहता है वो हम गिनते हैं, क्या होता है वो हम देखते हैं। हमारी कंट्री में क्या है कि इन्फ्लेशन एक सेंसिटिव इश्यू रहा है जब से हम आज़ाद हुए तब से। ठीक है, इसके कब को मतलब जो रिफॉर्म प्रोसेस थी हमारी कंट्री में, ठीक है, जो रिफॉर्म्स लाए उसके उन टाइम के दौरान भी ये एक हाईली सेंसिटिव इश्यू रहा है। ठीक है, जो डबल डिजिट्स में जाने की इसकी टेंडेंसी रही है। ठीक है, अगर कंट्रोल ना किया गया तो डबल डिजिट में चला जाता है। ठीक है, और कभी कभी तो इसने क्या किया है कि गवर्नमेंट्स भी फॉल हो गई है, क्योंकि जो प्राइस राइज होती है कमोडिटीज़ जैसे कि एडिबल ऑयल, पोटैटो और ईटीसी, जो प्राइस राइज होती है तो वो गवर्नमेंट को रिजाइन भी करना भी पड़ा है हिस्ट्री में। ठीक है, ऐसे ऐसे केसेस दिखे गए हैं। ठीक है, अब जब ऐसी सिचुएशन में क्या होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, टाइटर मनी सप्लाई को ये मेजर को अपनाती है। जैसे हमने बोला ना कि वो रेपो रेट बढ़ा देगी, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बढ़ा देगी। इस तरह के मनी सप्लाई को टाइटर करने के लिए ये सब मेजर्स हाथ में लेती है। ठीक है, कि जो इससे क्या होगा कि जो कमोडिटी की प्राइस राइज होगी, मतलब ओनियन, पोटैटो एटसेट्रा जो कमोडिटीज की प्राइस राइज होगी वो कंट्रोल होगी। ठीक है, इसे अब इसका एक ये जो मेजर है टाइटर मनी सप्लाई का, इससे क्या हुआ, एक प्रॉब्लम भी है इसका। इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में तो रहा है लेकिन इससे ग्रोथ कंट्रोल नहीं रहा, मतलब ग्रोथ हमारा लो ही रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, जब प्राइस राइज होता है, जब इंडिया की पॉलिटिकल साइकिल मतलब राजनीतिक मानस में इस तरह की जो प्राइस राइज का प्रॉब्लम है वो एक तरह से निहित हो गया है। हमारी जो राजनीतिक मानस है उसमें एक गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट, मतलब इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट हर वक्त टाइटर मनी सप्लाई का एक जो रास्ता होती है वो अपनाती है जब भी इन्फ्लेशन होता है तब। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट ने फेमिन्स तो हमारे अवॉइड कर दिए, ठीक है, जो भी भूखमरी है उनको तो अवॉइड कर दिया प्राइसेस कंट्रोल करके, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म का प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जो एंडेमिक हंगर है, जो हमारे कंट्री में भूखमरी आज भी है, फेमिन नहीं हुआ है लेकिन भूखमरी और जो माल न्यूट्रिशन है वो आज भी बरकरार है हमारी कंट्री में। ठीक है, ये एक जो ये जो टाइटर मनी सप्लाई का जो एक रास्ता है वो बारंबार अपनाने के कारण ये भी प्रॉब्लम हुआ है हमारी कंट्री में। ठीक है, अब क्या है कि जो डिकेडल इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में हुआ कि दशकीय मुद्रास्फीति को देखा जाए हमारी कंट्री में तो काफ़ी दूसरी डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से नॉर्मल रहा है। ठीक है, मतलब मोटे मोटे तौर पे कंट्रोल में ही रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि डबल डिजिट में जो हमारी कंट्री का इन्फ्लेशन हो वो चला गया हो, ऐसा देखा गया है कभी कभी। इसका कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि ड्रॉट होना, जब युद्ध हुआ था तब क्या होगा कि फंड्स जो होंगे हमारी कंट्री का फाइनेंस जो होगा उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा, जो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया था इंटरनेशनली। ठीक है, ऐसे ऐसे कारणों के कारण हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन कभी कभी डबल डिजिट को क्रॉस कर गया था। ठीक है, अब हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है वो कोई किसी एक रीज़न को कोई पिन पॉइंट नहीं करता, इसके कई रीजन्स होते हैं। ठीक है, जो इकोनॉमिस्ट ने इसके कई रीजन्स साइट किया है, दिखाए गए हैं। ठीक है, पहला है इसमें से स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, इसको ये एक बोटल नेक टाइप का इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स होता है वो नहीं रहता है। ठीक है, जो एक डेवलपिंग कंट्री में ऐसा मोटे मोटे तौर पे देखा भी जाता है। ठीक है, कि जो डिमांड होती है वो राइज होती है लेकिन जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। सप्लाई कम क्यों रहती है कि जो इन्वेस्टेबल कैपिटल होता है वो हमारे जो कंट्री के पास नहीं होता प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, और जब हायर ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट जब कोई एक्शन लेती है, ठीक है, जब हायर ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेती है, मतलब इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ाना, तो उसके साथ साथ इन्फ्लेशन का प्रेशर भी कंट्री में रहता है। ठीक है, तो
गवर्नमेंट फिर से लो इन्फ्लेशन करने के लिए ट्राई करती है, तो फिर से ग्रोथ कम हो जाता है। मतलब ये एक साइकिल रहता है, ठीक है, एक डिपेंडेंट साइकिल रहता है कि कंट्री में इन्फ्लेशन कम करना हो तो ठीक है, तो इन्फ्लेशन कम करेंगे तो ग्रोथ भी कम हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। और जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमारी कंट्री के पास पैसा नहीं होगा, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। मतलब ये एक साइकिल रहती है ग्रोथ और इन्फ्लेशन की। हमारी कंट्री में ये एक आज भी प्रॉब्लम है, ठीक है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में, कि डिमांड बढ़ती है लेकिन प्रोडक्शन नहीं होता। जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमारी कंट्री के पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होगा, इस तरह से इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है। जब सप्लाई मिसमैच होता है, ठीक है, ये जो सप्लाई साइड मिसमैच है वो इंडिया में लंबे समय से एक प्रॉब्लम है हायर इन्फ्लेशन का, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट अगर हायर एक्सपेंडिचर मैनेज कर लेती है, ठीक है, तो वो भी नॉन डेवलपमेंट एरियाज में चला जाता है, ठीक है, जैसे कि मतलब सब्सिडीज में चला जाना और इस तरह से, ठीक है। तो इससे क्या रहता है कि जो लो ग्रोथ है, इससे जो ग्रोथ है वो लो रहता है और हायर इन्फ्लेशन परसिस्ट करता है, ठीक है। इसका ना ये एक साइन है स्टेगनेंट इकोनॉमी का, ठीक है, एक स्थिर अर्थव्यवस्था का, कि गवर्नमेंट स्पेंड करती है फिर भी ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब दूसरा आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। जो इन्फ्लेशन टैक्स होता है हमारी कंट्री में, ठीक है, मतलब जो कंसेप्ट देखा था इन्फ्लेशन टैक्स का, ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि जो प्राइस ऑफ गुड्स है और जो सर्विसेज है वो भी इंक्रीज किए जा रही है, ठीक है। मतलब ये ट्रेंड रहा है हमारी कंट्री में, ये ट्रेंड है, ठीक है, हमारी कंट्री का ओवर मोटे तौर पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे मतलब ये प्राइस बढ़ी, ठीक है, मतलब ये एक तरह का कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हुआ ना, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ कि गवर्नमेंट को अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट्स बढ़ानी थी। जैसे मैंने आपको बोला ना कि जो इन्फ्लेशन टैक्स होता है वो गवर्नमेंट की इनकम के तौर पे दिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो गुड्स और सर्विसेज की प्राइस बढ़ती है। अब जब नॉन वैल्यू एडेड टैक्स होगा, मतलब जो नॉन वेट टैक्स था हमारी कंट्री में, वो कास्केडिंग इफेक्ट्स था। जो प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज थी उस पे उसका कास्केडिंग इफेक्ट्स था, ठीक है, लेकिन 2 बार गिना जाना, 3 बार गिना जाना, इसको बोलते हैं हम कास्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या हुआ कि गवर्नमेंट को हायर रेवेन्यू चाहिए थी, ठीक है, जो गवर्नमेंट को हायर रेवेन्यू चाहिए थी, इसलिए क्या हुआ कि इसको भी हम अवॉइड नहीं कर सके, हायर रेवेन्यू को गवर्नमेंट को चाहिए थी, ठीक है। तो इससे ये जो नॉन वेट स्ट्रक्चर था वो भी परसिस्ट बना रहा और जो इन्फ्लेशन टैक्स का प्रॉब्लम है वो भी बना रहा, ठीक है। इसको हम एस्केप नहीं कर सके हमारी कंट्री में, क्योंकि गवर्नमेंट को हायर रेवेन्यू चाहिए थी। तो ये एक तरह का कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, जो इन्फ्लेशन टैक्स के कारण जो होता है वो, ठीक है। अब आता है फिस्कल पॉलिसी के कारण जो इन्फ्लेशन है वो, कि हमारी कंट्री में जो डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए क्या करता है, गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है। तब गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सटर्नल बोरो करती है, बाहर से दूसरे कंट्री से लेती है, इंटरनल बोरोविंग करती है, हमारी कंट्री में से आरबीआई के पास से लेती है, ऐसे, ठीक है। इससे भी क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है हमारी कंट्री में, ठीक है। चलिए, अब बात करती है स्वस्थ सीमा की, हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। मतलब 2 फरवरी 2005 में 2015 में क्या किया कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो प्रोसेस हो उसको स्टार्ट किया, ठीक है। जो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके ऊपर जो इन्फ्लेशन गिना जाता है उसका एक रेंज तय किया, ठीक है, कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन का जो मेजर है उसको सीपीआई के तौर पे गिना जाएगा, ठीक है, और उसका रेंज रहेगा 2 से 6%। अगर 2 से कम हो गया इन्फ्लेशन तो क्या होगा कि ग्रोथ नहीं होगा, और अगर 6 से ज़्यादा हो गया, मतलब 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, तो वो भी हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। हमने देखा कि वो होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ऐसे आता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये एक बेटर मेजर होता है इन्फ्लेशन का, एक बेहतर उपाय है, ठीक है। अब इसका कारण क्या है कि जो पीपीआई मेजर क्या करता है कि जो प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से जो प्राइस चेंजेस होते हैं उसको मेजर करता है। सीपीआई का क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है उसके पर्सपेक्टिव से प्राइस चेंजेस को गिनता है, और जो डब्ल्यूपीआई होता है, जो होलसेल मंडीज होती है, उनके हिसाब से प्राइस चेंजेस को गिनता है। लेकिन ये जो पीपीआई होता है वो प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से प्राइस चेंजेस है उसको गिनता है, ठीक है। पीपीए में क्या होता है, ओनली बेसिक प्राइसेस जो होती है, मतलब जो रॉ मटेरियल की प्राइस और इस तरह की प्राइस, उन्हें उसी को गिना जाता है। टैक्स और ट्रेड मार्जिन और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक्सक्लूड की जाती है, क्योंकि अभी तो ये प्रोडक्शन, जो भी कमोडिटी है वो प्रोडक्शन हो रहा है उसका, ठीक है। तो अब ट्रांसपोर्ट भी नहीं हुआ होगा, टैक्स भी नहीं लगेगा इनमें, जो भी होता है जो प्राइस पे, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही जो बेस लेवल का जो इंडेक्स होता है वो है, ठीक है। ये इसलिए एक बेटर मेजर भी है, ठीक है। चलिए, अब आता है हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, ठीक है। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स अब 2007 में, मतलब
मुंबई में लॉन्च किया गया था, ठीक है। जो होम रेगुलेटर है, जो नेशनल हाउसिंग बैंक, उसके नाम से इसको उसका नाम रखा गया था NHP रेसिडेक्स, ठीक है। इसका ओवरऑल ये जो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स था उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था, जो रियल एस्टेट मार्केट में जो ट्रांसपेरेंसी ला सके, ठीक है, कि जो रियल एस्टेट जो उसके जो इंस्टीट्यूशन है रियल एस्टेट्स में, ठीक है, कंपनी से वो जो उनका जो डे टू डे बेसिस जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट बने, ठीक है। अब आता है सर्विस प्राइस इंडेक्स, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में टर्शियरी सेक्टर का बहुत ही ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा है, मतलब 6% तक हमारी कंट्री में GDP में हम सर्विस सेक्टर का मतलब कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। जो सर्विस प्राइस इंडेक्स है जो इसीलिए मतलब जो डोमिनेंस है वो बढ़ता जा रहा है, लास्ट 10 ईयर्स में सर्विस सेक्टर का डोमिनेंस बढ़ा है, इसीलिए सर्विस प्राइस इंडेक्स लाया गया है, ठीक है। तो अब सो फार ये क्या करता है कि जो सर्विस सेक्टर में जो प्राइसेस चेंज होते हैं उसको गिनता है, ठीक है। जो प्रेजेंट इन्फ्लेशन है, जो WPI अब तो CPI पे है, लेकिन जो प्रेजेंट जो होलसेल प्राइस पे था वो सिर्फ जो कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर था, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, उसी को गिनता था, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल सर्विस प्राइस इंडेक्स लिया गया था, ठीक है, उसमें टोटल 7 सर्विसेज को इंक्लूड किया गया था, रेलवे, पोस्टल, एयर, टेलीकॉम, पोर्ट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज को इंक्लूड किया गया था। और अब ये फुल्ली मतलब अब ये इवॉल्व कर रहा है, डेवलपमेंटल स्टेज में सर्विस प्राइस इंडेक्स है वो, ठीक है, अभी वो इवॉल्व हो रहा है, इवोल्यूशन की प्रोसेस में है हमारी कंट्री में, ठीक है। चलिए अब आती है बिजनेस साइकिल, ठीक है। बिजनेस साइकिल में क्या होता है कि पहले तो ठीक है, अब हमारी कंट्री को ग्रोथ करना है, ठीक है, ये एक साइकिल दिखाता हूँ कि पहले तो हमारी कंट्री को ग्रोथ करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, कंट्री को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि लोगों को मतलब कंट्री को अगर स्पेंड करना हो तो इसके लिए इनकम भी करनी चाहिए कंट्री को, ठीक है। मतलब ये साइकिल रहता है। तब क्या होता है कि जो इकोनॉमी होती है, इस जो ये इनकम का जो इसका गोल होता है कि जब इनकम उनकी अच्छी हो तब वो स्पेंड करेंगे, ये जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें फेल हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो बेस्ट कंडीशन होती है इकोनॉमी और जो वर्स्ट कंडीशन होती है इकोनॉमी में, इस दोनों कंडीशन के बीच ये इकोनॉमी फ्लक्चुएट करने लगती है, कभी अच्छी स्थिति हो कभी बुरी स्थिति हो, ठीक है। तो ये अच्छी स्थिति, सबसे अच्छी स्थिति को हम बोलते हैं बूम और सबसे खराब स्थिति को बोलते हैं डिप्रेशन। इन दोनों स्थितियों के बीच में कंट्री फ्लक्चुएट करती है, ठीक है, जिस तरह से उसकी अपनी इनकम हो इस तरह से, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट फेजेस हो सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है उसमें जो कंडीशंस जैसे मैंने बताई नहीं कि हेजिटेट का मतलब फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। ये कंडीशंस डिफरेंट फेजेस में हो सकती है, ठीक है। जब जो बूम और डिप्रेशन दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन थी उसमें से उसके बीच में कई अदर इकोनॉमिक सिचुएशन भी होती है, जैसे कि स्टेग्नेशन, स्लो डाउन, रिसेशन एंड रिकवरी, ठीक है। फ्लक्चुएशन क्या होता है कि ये जो फ्लक्चुएशन है पूरा, कि जो ये बूम और डिप्रेशन के बीच का जो फ्लक्चुएशन है, कि जो इकोनॉमी स्टेग्नेशन, स्लो डाउन, रिसेशन में से पसार होती है, ये जो पूरी प्रोसेस है इसका नाम है बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल, ठीक है। हर एक कंट्री इसमें से पसार होती है। आज वो कंट्री में पूरी की पूरी तेजी हो तो कल कंट्री में बहुत ही रिसेशन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये एक साइकिल रहती है, ये जो पूरी प्रोसेस है वो, ठीक है। इसमें 4 फेजेस होते हैं, पहला डिप्रेशन, दूसरा रिकवरी, तीसरा बूम और चौथा रिसेशन। ये हम एक एक को देखते हैं। डिप्रेशन में क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड बहुत ही कम होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, एक एक्टिविटीज होती है वो कम हो जाती है, मतलब प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन होता है वो भी कम रहता है, ठीक है, मतलब ओवरऑल प्राइसेस भी कम हो जाएगी क्योंकि कोई बाई नहीं कर रहा है, कोई खरीद नहीं रहा है, ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो भी कम हो जाती है क्योंकि प्रोडक्शन भी कम हो गया, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है वो ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। जो बिजनेस को चलाने के लिए, ऐसी लॉसेस की स्थिति में बिजनेस को चलाने के लिए लेबर कट किया जाता है, मतलब रिट्रेंचमेंट किया जाता है, लोगों को कम किया जाता है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ कम किए जाते हैं, इस तरह से। रिकवरी के फेज में क्या है कि एग्रीगेट डिमांड धीमे धीमे बढ़ता है, ठीक है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ता है, ठीक है, उत्पादन का स्तर है वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, ठीक है। अब प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा एक्सपांड करता है धीमे धीमे, ठीक, और इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्टिव होने लगता है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ने लगा, इससे प्रॉफिट भी बढ़ने लगेगा, ठीक है, डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है, और इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, ठीक है।
और जो बोरोवर होता है इन्वेस्टर्स के लिए वो भी चीप हो जाता है। जब मैंने बताया ना कि इन्फ्लेशन जब ज़्यादा होगा तब जो बोरोवर्स हो गए और उनको इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी पैसा मतलब बोरो करना होगा वो चीप मतलब वो लो कॉस्ट पे मिलेगा, ठीक है। अब जो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगी, जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो भी बढ़ेगी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम बोलते हैं रिकवरी। अब क्या होगा कि अबोव सिम्टम से मतलब उपरोक्त लक्षणों के साथ क्या होगा कि जो लोगों की इनकम जो होती है वो भी एक मतलब उसमें इंक्रीज होता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि एक नई डिमांड क्रिएट होती है, ठीक है। और जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो भी उसके साथ साथ मतलब जो भी एक चक्र होता है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, एक तो इस तरह से एक साइकिल शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमी में इससे क्या होता है कि इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स ब्रेक्स और इंटरेस्ट कट और जो सैलरीज को इंक्रीज करना, ये सब रास्ते अपनाती है, ठीक है। कि जब लोगों के पास पैसा आएगा तब ही इकोनॉमी में जो रिसेशन में से बाहर आएगी, रिकवर करेगी, ठीक है। अब आता है बूम। बूम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा तेजी आ जाती है, मतलब प्रोलॉन्ग्ड इंक्रीज इन डिमांड बहुत ही बढ़ जाती है, लोग बाय करना खरीद करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब जब क्या होता है कि जो ये डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि जो प्रोडक्शन का लेवल होता है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है उनसे भी बढ़ जाती है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि इकोनॉमी में हीटिंग अप होता है। मैं आपको बताऊंगा कि ओवर हीटिंग क्या होता है, ये भी आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये क्या हो, उससे क्या होगा कि डिमांड सप्लाई में एक लेग क्रिएट होगा, ठीक है, एक कमी दिखाई देगी, मतलब एक मिसमैच क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब जो मिसमैच क्रिएट होगा उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन फिर से बढ़ने लगेगा, ठीक है। बूम में मतलब जो ज़्यादा तेजी में फिर से इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स होते हैं सप्लाई साइड, जो हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टेबल का जो शॉर्टेज होगा कैपिटल का, ठीक है, सेविंग्स कम हो जाएगी, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होने लगेंगे, ठीक है। सेलर्स मार्केट जो होता है, सेलर जो बायर्स मार्केट नहीं और सेलर्स मार्केट जो मोनोपोली एक तरह की क्रिएट होती है ना, इसको हम बोलते हैं सेलर्स मार्केट, ये क्रिएट होने लगेगा, ठीक है, बूम के बाद। जब इसका एक जो नेगेटिव साइड क्या है कि जो ये प्राइस राइज उससे होता है, मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ने लगता है, ठीक है। ये जो सप्लाई साइड पैटर्न है उसमें वो कम रहती है, ठीक है, और डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगती है, इससे उसमें प्राइस राइज बढ़ने लगता है, मतलब ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है ज़्यादा तेजी से। ये एक जो बूम है उसका एक नेगेटिव साइड है, ठीक है। अब आता है ओवर हीटिंग, जो बूम में होता है वो। इसमें क्या होता है कि जब ग्रोथ रेट किसी इकोनॉमी का फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जब ग्रोथ रेट सस्टेनेबल होता है तब तक तो ठीक है, ठीक है। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रो करने लगे तब हम उसको बोलेंगे ओवर हीटिंग, ठीक है। ओवर हीटिंग में क्या रहता है कि जो इकोनॉमी है वो अपनी लिमिट पे पहुंच जाती है, वो कैपेसिटी पे पहुंच जाती है कि वो जो भी डिमांड है, ऑल द डिमांड है सभी इंडिविजुअल की, फर्म्स की और गवर्नमेंट की, वो पूरी कर सके, ठीक है। मतलब ग्रोथ रेट इतना बढ़ जाए, विकास इतना बढ़ जाए कि जो इंडिविजुअल है और जो फर्म्स है और गवर्नमेंट है उनका उनकी सभी जो डिमांड है वो उसको पूरा कर दे, ठीक है। इतना ज़्यादा ग्रोथ रेट बढ़ गया, ठीक है। तब क्या होगा, अगर उनकी डिमांड अब इन लोगों की डिमांड अब सेटिस्फाई हो गई तो क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड अब फिर से कम होने लगेगी। लोगों को अपनी डिमांड तो पूरी हो गई तो अब डिमांड कम होने लगेगी, ठीक है। अब डिमांड कम होगी, उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन भी कम होगा, ठीक है। अब प्रोडक्शन भी कम होगा तो क्या होगा कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी वो भी कम होने लगेगी। इसको हम बोलते हैं ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी। पहले ग्रोथ होता है, अब इस ग्रोथ के कारण ही फिर से जो भी स्लो डाउन आता है इसको हम बोलते हैं ओवर हीटिंग, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है कि जब डिमांड कम हो जाती है तो प्रोड्यूसर्स क्या होता है, अपनी लेबर फोर्स को कम करने लगते हैं, ठीक है। जो जो अब जो 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 इसमें क्या होता है कि लेबर कट फोर्स्ड नहीं होता बट वॉलंटरी होता है, ठीक है, कि लोग ही निकलने लगते हैं इसमें से, ठीक है। जो भी कंपनीज होती है उसमें से, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा वेजेस नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ता है, ठीक है। और जब गवर्नमेंट क्या होता है, अगर जो गवर्नमेंट इसको कंट्री को इसमें से निकालने से जो मतलब जो गवर्नमेंट अगर फेल हो जाती है ऐसी स्थिति में से कंट्री से निकालने के लिए, तब क्या होता है कि जो 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 डिप्रेशन का स्टेज आता है वो फॉलोअप इससे, मतलब इसके बाद डिप्रेशन आ जाता है कंट्री में, ठीक है। अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है ऐसी सिचुएशन में से कंट्री को निकालने से, मतलब जो ओवर हीटिंग की सिचुएशन है उसमें से गवर्नमेंट निकल नहीं पाती तो डिप्रेशन का बाद में स्टेज आ जाता है कंट्री में, ठीक है। जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहता है वो कम हो जाता है बहुत ही,
ठीक है, ओवरऑल लोअर रहता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, जब डिमांड कम हो जाएगी तब इन्फ्लेशन कम होने लगेगा। ठीक है, अब ये लोअर रहता है और लंबे समय तक रहता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए, अब उसके बाद आता है रिसेशन। रिसेशन क्या है? ये एक माइल्ड फॉर्म है जी। जो डिप्रेशन है उसका माइल्ड फॉर्म है, एकदम डिप्रेशन नहीं, लेकिन उसका जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखने लगते हैं, इसको हम बोलते हैं रिसेशन। ठीक है, जनरल फॉल इन डिमांड होता है, मतलब डिमांड कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कम होने लगती है। ठीक है, एक पैटर्न दिखने लगता है। ठीक है, जो इन्फ्लेशन होता है वो भी कम होने लगता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है वो भी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है वो भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है, जो प्राइस कट्स होती है इंडस्ट्रीज, वो प्राइस कट्स करने के लिए जो भी रास्ते अपनाती है वो सब देखा जाता है कि वो अपना प्रॉफिट इतना सस्टेन करने के लिए वो एम्प्लॉयमेंट कट करेगा, एम्प्लॉयर रेट कट करेगा। ठीक है, कम प्रोडक्शन करेगा, इस तरह के रास्ते अपनाती है। ठीक है, चलिए, अब जो वर्ल्ड बैंक और IMF है वो रिसेशन को टेक्निकली डिफाइन करता है कि अगर इकोनॉमी में जीडीपी में 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में जीडीपी का फॉल होता है, जीडीपी कम होती है 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में, तो उसको टेक्निकल रिसेशन बोला जाएगा। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हमारी कंट्री भी टेक्निकल रिसेशन में एक बार जा चुकी है कोविड पेंडेमिक के बाद। ठीक है, अब ग्लोबल रिसेशन को डिक्लेयर करने के लिए, ये टेक्निकल रिसेशन तो ये डेफिनेशन के तौर पे गिना ही जाता है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स में जीडीपी फॉल हुआ तो वो टेक्निकल रिसेशन में चला गया इकोनॉमी, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ग्लोबल रिसेशन को गिनने के लिए ये कंट्री एम्प्लॉयमेंट और डिमांड ऑफ ऑयल और इस तरह के डेटा को कंसिडर करती है। ठीक है, इसमें ऐसा कंसिडर नहीं करती जो टेक्निकल रिसेशन है उसमें, लेकिन ग्लोबल रिसेशन में इतने ये सब फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो रेट है इन्फ्लेशन का, मतलब जो ग्लोबल रिसेशन का रेट है, मतलब जो ग्लोबल रिसेशन है वो ग्लोबल ग्रोथ रेट के हिसाब से भी गिना जाता है। ठीक है, अगर ग्लोबल ग्रोथ रेट 2.5% से कम हो गया, ठीक है, तो भी वो टेक्निकल रिसेशन गिना जाएगा। जैसे कि ये टेक्निकल रिसेशन का पहला डेफिनेशन क्या था कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म वाला डेफिनेशन था। अब ये दूसरा डेफिनेशन क्या हुआ कि जो ग्लोबल वैश्विक ग्रोथ रेट है उनका वो 2.5% से नीचे गिर गया तो भी उसको तकनीकी मंदी माना जाएगा। ठीक, चलिए, अब आता है ग्रोथ रिसेशन। ठीक है, अब ग्रोथ रिसेशन का क्या है कि ये एक इकोनॉमी की ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो कंट्री का ग्रोथ तो बढ़ा रहता है, ठीक है, लेकिन जॉब्स जो होती है वो कम होने लगती है। ठीक है, जॉब क्रिएशन होता है, लैक ऑफ जॉब क्रिएशन ऐसा फील कराता है कंट्री में कि ये रिसेशन चल रहा है, लेकिन फिर भी इकोनॉमी एडवांस कर रही है, अर्थव्यवस्था अभी भी आगे बढ़ रही है, लेकिन जो जॉब क्रिएशन होता है वो कम होता है। ठीक है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम ग्रोथ रिसेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है डबल डीप रिसेशन। ठीक है, डबल डीप रिसेशन भी एक ग्रोथ रिसेशन का एक्सटेंशन है। उसको मैं आपको समझाता हूँ कि जो डीप में से क्या होता है, ये एक मतलब शॉर्ट लिव्ड रिकवरी है। जब भी रिसेशन में कंट्री जाता है उसके बाद एक रिकवरी आती है कंट्री में, शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि फिर से कंट्री में रिसेशन आ जाता है। एक बार रिसेशन आया तो दूसरी बार थोड़ी अच्छी स्थिति हुई, बाद में फिर से रिसेशन आया। ठीक है, ये मतलब डबल डीप होना है। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ फिर से नेगेटिव चला जाता है। ठीक है, एक पॉजिटिव ग्रोथ के बाद फिर से नेगेटिव चला जाता है। ठीक है, ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो। डबल डीप और ट्रिपल डीप भी हो सकता है, 3 बार भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, भूतकाल में मतलब पास्ट में ऐसा कई कंट्री में हुआ है। ठीक है, ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट इसको बाहर नहीं निकाल पाती तो इसमें से निकलना कंट्री के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं। आज के लेक्चर मतलब ये जो हमारा इन्फ्लेशन का ये चैप्टर हमने आज पूरा किया है। जो रमेश सिंह की बुक में से चैप्टर नंबर 7 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इसमें से जब भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन आएंगे आपको इसमें से ही आएंगे। ठीक है, उससे बाहर आपको किसी भी और रिसोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए, बाय बाय।